I am Nisha Kaur, PhD scholar, Jamia Millia Islamia, editor convener, Campus Chronicles, and also Delhi State Yuva's team member. Welcome you all to this dynamic session of ours. नमस्कारम, मैं सुमैया, स्टेट कन्वीनर युवा कल्चर। आप सभी का विमर्श 2022 के इस समापन सत्र में युवा की तरफ से हार्दिक स्वागत है। हमारे मध्य इस सत्र के मुख्य वक्ता एवं अध्यक्ष जी उपस्थित हो चुके हैं। मैं युवा के प्रांत संयोजक श्री रजनीश जिंदल जी एवं विमर्श 2022 के संयोजक एवं युवा प्रांत सह संयोजक श्री आकाश जी को आग्रह करती हूँ कि वह अतिथियों को मंच पर लेकर आए और सभी अपना आसन ग्रहण करें। अभी अतिथिगणों के परिचय की तरफ बढ़ते हुए हमारे मध्य आज उपस्थित है आदरणीय श्री अरुण कुमार जी। आप सन 1987 से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मूलतः दिल्ली से हैं एवं आपने दिल्ली से ही अभियांत्रिकी की पढ़ाई की है। आप दिल्ली, हरियाणा, जम्मू कश्मीर प्रांतों में विभिन्न दायित्व का निर्वहन किया है। आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य, अखिल भारतीय सह संपर्क प्रमुख एवं अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख रहे हैं। सन 1921 से आप सह सरकार्यवाह जॉइंट जनरल सेक्रेटरी रहे हैं। आप जम्मू कश्मीर से संबंधित विषयों के विशेष अध्येता हैं। साथ ही समय समय पर युवा को आपका मार्गदर्शन मिलता रहा है। आपका हार्दिक स्वागत है। Amongst us is also the chair of this session, Professor Umesh Ashok Kadamji. He is the Secretary General ICHR and he is the Professor of Medieval Indian History and Early Modern History at CHS JNU, New Delhi, and Member Secretary Indian Council of Historical Research, New Delhi, and the member of many other excess governing bodies. He specializes in the history of Deccan and Western India. We have also amongst us Rajneesh Jindal ji. आप युवा यूथ यूनाइटेड फॉर विजन एंड एक्शन से स्टेट कन्वीनर हैं। आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम ऑनर्स LLB एवं MA तक की पढ़ाई की है। आप दिल्ली विश्वविद्यालय रूसू छात्र संघ के जॉइंट सेक्रेटरी एवं ABVP के प्रदेश मंत्री भी रहे हैं। आप युवा के मुख्य ट्रेनर की तरह आगे हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। We have also amongst us Akash ji. Akash Kumar Singh ji is currently pursuing PhD at JNU, a former land fellow. He has worked at reputed organizations like PRS, Legislative Research. Before joining JNU, he studied at Makanlal National University and Jamia Millia Islamia. A university topper, he has been awarded with the Meritorious Student of India by the Prime Minister of India. He is currently the State Co-Convener of Yuva and the State Convener of Vimarsh 2022. Now, I would like to invite Yashika ji and Amulya ji to felicitate Arun ji.
धन्यवाद. I now request Varsha ji and Kavinder ji to felicitate Professor Umesh Ashok ji. आगे बढ़ते हुए अभी मैं श्री रजनीश जिंदल जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ उनके वक्तव्य के लिए। धन्यवाद अनीशा जी और सुमन्या जी। हम सबके कण कण में व्याप्त और जिनकी हम आराधना करते हैं, इस मंच पर भी जो चित्र रूप में हम सबके समक्ष उपस्थित है, ऐसे भारत माँ को प्रणाम करते हुए आज के इस विमर्श 2022 के समापन सत्र के मुख्य वक्ता के रूप में हमारे बीच में जिनका सानिध्य अभी हमें मिलने वाला है, उनका परिचय भी हुआ है, पर एक बात उस परिचय में छुपी है कि हम सबके अभिभावक के नाते, हम सबके अग्रज के नाते, हम सबके पालक के नाते भी वो हमेशा हमारे साथ रहे हैं। ऐसे श्रीमान अरुण जी, इस कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रोफेसर उमेश कदम जी, मेरे साथी युवा के सह संयोजक और इस विमर्श 2022 के कार्यक्रम के संयोजक आकाश जी, अपने खर्चे से दिल्ली के 103 कॉलेज और 13 यूनिवर्सिटी से रजिस्ट्रेशन कराकर शुल्क देकर इस विमर्श 2022 नामक अभियान में आए हुए सभी पार्टिसिपेंट विद्यार्थी और प्राध्यापक साथियों, हमारे विशेष आग्रह पर इस विमर्श 2022 के समापन कार्यक्रम में आए हुए दिल्ली के गणमान्य व्यक्ति, गणमान्य साथियों, ये जो विमर्श 2022 नाम का एक महायज्ञ पिछले 3 दिन से दिल्ली विश्वविद्यालय के इस प्रांगण में चल रहा था, प्रभु अमोघ लीला के स्पिरिचुअल और मोटिवेशनल संवाद से इसका प्रारंभ हुआ, इसका आगाज हुआ और स्वाधीनता से स्वतंत्रता की ओर ये जो अगले 25 वर्ष की हम सब भारतवासियों की, भारत के नागरिकों की और विशेष रूप से जो यूथ है भारत का जो युवा है, भारत का जो विद्यार्थी है, उसकी एक जो आगामी यात्रा है अगले 25 वर्ष की, जिसको हमने स्वाधीनता से स्वतंत्रता की ओर कहा है, उसका एक स्पष्ट दिशा निर्देश, उसका एक मार्ग, इसके साथ इस विमर्श 2022 के कार्यक्रम का समापन हम करने वाले हैं। ये कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा, पर कुल मिलाकर विमर्श यहाँ से एक नया विमर्श आरंभ होगा, एक नया विमर्श प्रारंभ होगा। ये विमर्श 2022 कुल मिलाकर इसमें 76 सेशन यानी 76 सेशन हुए। इन 76 सेशन को अगर हम देखें तो ड्रोन टेक्नोलॉजी से लेकर साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल डाटा से लेकर क्लाइमेट चेंज और केवल ये यहीं से नहीं तो यहाँ से लेकर गमलों से हरित क्रांति, कैरियर अपॉर्चुनिटी इन सोशल एंटरप्राइजेज, इस तक हम गए। भारत केंद्रित शिक्षा से लेकर आर्यन इन्वेजन थ्योरी से लेकर प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट तक हमने सब चर्चाएं इस विमर्श 2022 में की। सुभाष चंद्र बोस, पृथ्वीराज चौहान, दशम गुरु गोविंद सिंह जी से लेकर वॉर एंड मिलिट्री लिटरेचर इन प्रोपेगेंडा वॉरफेयर तक, इस तरह के साहित्यों की चर्चा भी हमने इस विमर्श 2022 में की। सोशल सर्विस यानी सेवा से जुड़े हुए अनेक पहलुओं पर संवाद विद्यार्थियों के साथ हमने किया और इसमें भी मातृत्व यानी मदरहुड
से लेकर बड़ी सारी चर्चाएं हमने इस विमर्श 2022 में की। अगर सत्र लेने वाले रिसोर्स पर्सन की बात करें तो देश में उपलब्ध जो सबसे बड़े नाम अपने अपने क्षेत्र के हैं, चाहे वो लॉ का क्षेत्र हो, चाहे मीडिया का क्षेत्र हो, सोशल साइंसेज का हो, मैनेजमेंट एंटरप्रेन्योरशिप का हो, लिटरेचर का हो, ऐसे देश के सभी बड़े नामों के साथ इस विमर्श में विद्यार्थियों का सीधा संवाद हुआ। पद्मश्री मीनाक्षी जैन जी, प्रसिद्ध विचारक जयनंद कुमार जी, शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले अतुल भाई कोठारी से लेकर भारत के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल श्री विक्रमजीत बनर्जी, कंट्रोलर जनरल पेटेंट एंड ट्रेडमार्क डॉक्टर उन्नत पंडित, इंडस्ट्रियलिस्ट ईश आनंद, इतिहासकार चंद्रचूड़ घोष, एडवोकेट विष्णु शंकर जैन, प्रोफेसर वसंत शिंदे, प्रोफेसर कपिल कुमार, स्वप्नदास गुप्ता जी, प्रोफेसर दलीप चक्रवर्ती जैसे अनेक नाम हैं जिन्होंने इस विमर्श 2022 में अपनी आहुति दी। अब ये प्रश्न ये आता है कि जो मैंने कहा कि 1700 विद्यार्थी, 400 से ज्यादा लोगों की व्यवस्था की टीम, 100 से ज्यादा की कार्यक्रम समिति, 76 सेशन, देश भर के 100 से ज्यादा रिसोर्स पर्सन, 100 से ज्यादा चेयर, ये सब इतना सब कुछ क्यों करना है? युवा यानी यूथ यूनाइटेड फॉर विजन एंड एक्शन विमर्श क्यों करता है? तो इसका सीधा उत्तर है कि हमारे ये मानना है कि जो देश का युवा है, जो देश का विद्यार्थी है, इसके अंतर मन में निरंतर एक विमर्श चलता रहता है, उसके अंतर मन में भी निरंतर कोई प्रश्न कौंधते रहते हैं। और आज का जो समय है ये इंफॉर्मेशन का युग है। लगातार रोज बहुत सारी जानकारियां, बहुत सारी इंफॉर्मेशन उनको मिलती है। वो व्हाट्सएप का माध्यम से, सोशल मीडिया के अनेक माध्यमों से हमको नई नई जानकारियां मिलती हैं। इन जानकारियों में सच्ची, झूठी, अफवाह, लोगों के द्वारा मैनिपुलेटेड सब प्रकार की जानकारियां मिलती हैं, पर ये विद्यार्थी के, युवा के मन पर अपना प्रभाव डालती हैं। और इन्हीं जानकारियों में से जो उसके अंतर्मन को छूती है, जो जानकारी उसके अंतर्मन को अपील करती है, जिससे उसके मन में प्रश्न खड़े होते हैं, वही उसके व्यक्तित्व को और उसके भविष्य की दिशा को निर्धारित करती है। और ये युवाओं की दिशा कुल मिलाकर देश समाज की दिशा को निर्धारित करती है। तो विद्यार्थी के, युवा के मन में चलने वाले ऐसे सभी प्रश्नों का, वो इंटरडिसिप्लिनरी हो, अलग अलग फील्ड के हो, पर उसके मन में हो, वो साइंस का विद्यार्थी है पर वो योग के बारे में जानना चाहता है, वो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में जानना चाहता है, भविष्य में मुझको कैसा व्यक्ति बनना है इसके बारे में उसको कोई समाधान चाहिए, तो एक स्थान पर एक साथ वो अपना समाधान प्राप्त कर सके, ये विमर्श का उद्देश्य है। और मुझको लगता है कि हम अपने इस उद्देश्य में बहुत आगे बढ़े हैं। आप सब पार्टिसिपेंट का अनुभव फीडबैक फॉर्म के रूप में हमारे सामने आने वाला है। और जैसे मैंने कहा कि देश के इतने बड़े नामों के साथ सीधा संवाद कर कर आप लोगों को एक दिशा की स्पष्टता हुई होगी, ऐसा हमारा विश्वास है। कुल मिलाकर ये पहला विमर्श नहीं था, ये विमर्श का 5वां एडिशन था। 2016 से हमने विमर्श की यात्रा आरंभ की थी। 2016, 17, 18, 19, उसके बाद कोविड के 2.5 साल के ब्रेक के बाद अब विमर्श 2022 का 5वां एडिशन आप सबके समक्ष ये हुआ है। ये विमर्श का आयोजन करने के लिए यूथ यूनाइटेड फॉर विजन एंड एक्शन यानी युवा नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन, युवा नाम का जो प्लेटफॉर्म विद्यार्थियों के बीच में काम करता है, इसके बारे में भी कुछ लाइन मुझे यहाँ से कहना ठीक रहेगा। जैसे मैंने कहा कि दिल्ली के 103 कॉलेजेस, दिल्ली विश्वविद्यालय के, आईटी यूनिवर्सिटी के, बाकी सारे देश के प्रीमियर इंस्टीट्यूट मिलाकर दिल्ली के 103 कॉलेज और 13 यूनिवर्सिटी में आज यूथ यूनाइटेड फॉर विजन एंड एक्शन यानी युवा की अपनी टीम्स हैं। एकेडमिक, कल्चरल, सोशल और स्पोर्ट्स, इन एक्टिविटीज के माध्यम से आज के विद्यार्थी का व्यक्तित्व निर्माण करना और व्यक्तित्व निर्माण करते हुए देश समाज के लिए अपने जिम्मेदारी का एहसास रखने वाला, मेरा क्या कर्तव्य है अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, इस अपनी जिम्मेदारी को जानने वाला एक नागरिक खड़ा हो, ये कुल मिलाकर युवा का उद्देश्य है। हमने ये पाया कि जो भी देश का नागरिक है वो खासतौर से जब युवा अवस्था में है, जब खासतौर से कॉलेज में जाने वाली अवस्था में है, तो 6 प्रकार की अभिरुचियां उसके मन में रहती है। 6 प्रकार के इंटरेस्ट जिनको हम कहते हैं वो उसके मन में होते हैं। इन 6 इंटरेस्ट में से, 6 अभिरुचियों में से 4 अभिरुचियों को हमने अपना कार्यक्षेत्र बनाया है, युवा का कार्यक्षेत्र बनाया है। और वो 4 अभिरुचियां एकेडमिक
यानी अगर विद्यार्थी अपने एकेडमिक इंटरेस्ट को लेकर, अपने एकेडमिक जिज्ञासा को लेकर कुछ काम करना चाहता है तो युवा में काम करता है। इसी प्रकार से कल्चरल इंटरेस्ट में उसके सांस्कृतिक उसकी जो अभिरुचि है उनके लिए भी युवा प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है। वो अगर सोशल सर्विस करना चाहते हैं, समाज के लिए कुछ काम करना चाहते हैं तो उसके लिए युवा प्लेटफॉर्म है। और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में यानी खेलकूद के क्षेत्र में वो कोई काम करना चाहता है तो उसके लिए भी युवा काम करता है। प्रश्न ये आता है कि इसके लिए युवा की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो हमको ध्यान में आया कि अभी जो अपना एजुकेशन सिस्टम है इसमें एकेडमिक्स का प्रेशर ज्यादा है और इन सब अभिरुचियों के लिए कॉलेजों में स्पेस बड़ा कम है। बहुत से कॉलेजों में, बहुत से विश्वविद्यालयों में कुछ कमेटियां बनी हैं इन सब कामों के लिए, और उसमें भी सीमित संख्या में और तज्ञ लोगों को स्पेस मिलता है जो उसके स्पेशलाइज है, जिनको वहां पर ज्यादा उसके बारे में नॉलेज है। पर जिनके मन में ये अभिरुचियां छोटी है और जो इनको और एक्सप्लोर करना चाहते हैं उनके लिए कोई प्लेटफॉर्म हो तो उसके लिए युवा सब दिल्ली के सब कॉलेज, सब यूनिवर्सिटी में उपलब्ध है। ऐसे जो मैंने कहा कि कुल मिलाकर 6 अभिरुचि है, 4 में हम काम करते हैं, 2 में हमने अपना निषेध भी रखा है, यानी जिन 2 अभिरुचियों में हम काम नहीं करेंगे ऐसा हमने अपने आप को सीमित भी किया है। वो 2 अभिरुचियां हैं जो पार्टिसिपेटरी लीडरशिप है, पार्टिसिपेटरी पॉलिटिक्स, बल्कि जिसको हम कहें जो विश्वविद्यालय कॉलेज में होती है उसमें युवा कभी पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ऐसा हमने तय किया है। और इसके साथ साथ जो एजुकेशनल लीडरशिप है, एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ अनेक प्रकार के धरने प्रदर्शन करना, एजुकेशन करना, उस क्षेत्र में भी युवा कभी नहीं जाएगा, ये भी हमने तय किया है। तो इस प्रकार से 4 पॉजिटिव व्यक्तित्व निर्माण की अभिरुचियों को बड़ा करते हुए देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को जानने वाला, समझने वाला एक सबल, सशक्त, स्पष्ट, जिम्मेदार नागरिक हम सब बने, इसके लिए युवा काम करता है। 2019 का जो अंतिम विमर्श हुआ था, यानी इस विमर्श से पहले वाला जो विमर्श था, उसमें युवा के एनुअल रिपोर्ट रखते हुए बड़ी सारी बातें युवा के बारे में मैंने आप सब लोगों के समक्ष रखी थी। इसके बाद में कोविड आया तो युवा ने कोविड के समय में एक युवा की हेल्पलाइन चलाई, उसमें फोन नंबर भी था, ऑनलाइन हेल्पलाइन भी युवा की उपलब्ध थी। 3.5 लाख से अधिक परिवारों के युवा के कार्यकर्ताओं ने, युवा के वॉलेंटियर ने डायरेक्ट दिल्ली में मदद की। इसके बाद क्योंकि देश स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव बना रहा था तो गत वर्ष में 75 कार्यक्रम विशेष रूप से आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर युवा ने विभिन्न कॉलेजों, विभिन्न विश्वविद्यालयों में किए। दिवाली के अवसर पर किसी घर में अंधकार ना हो और किसी मन में कोई उदास ना हो कोई मन से, इस भावना को लेकर दिल्ली में युवा के 3000 से ज्यादा विद्यार्थी लगभग 22-23 हजार परिवारों के साथ गए, उनके साथ बैठकर दिवाली मनाई। ये काम भी युवा ने किया है। और गत 6 माह में विद्यार्थियों से मिलने के, उनके प्रवेश में मदद करने से लेकर सब प्रकार के 300 से अधिक कार्यक्रमों के माध्यम से 1 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों से संपर्क, ये युवा की टोलियों का पिछले 6 माह में हुआ है। कैंपस क्रॉनिकल के नाम से युवा की ई-मैगजीन पहले से चल रही है। लॉ और पॉलिसी में काम करने वाले विद्यार्थियों के लिए नीति मंथन के नाम से एक प्लेटफॉर्म हमारा चलता है। मीडिया के विद्यार्थियों के बीच में काम करने के लिए मीडिया मंथन के नाम से हमारा एक प्लेटफॉर्म काम करता है। युवा साइंस टेक्नोलॉजी के विद्यार्थियों के बीच में पहले से काम करता है। नॉर्थ ईस्ट के विद्यार्थियों के बीच में काम करने के लिए भी हम पहले से आगे बढ़े हैं। इस वर्ष युवा पब्लिक पॉलिसी एंड स्टार्टअप नाम से एक नया प्लेटफॉर्म हमने शुरू किया है। तो जो विद्यार्थी पब्लिक पॉलिसी में या स्टार्टअप में अपनी रुचि रखते हैं उनके लिए भी विशेष रूप से एक प्लेटफॉर्म बनाकर हम काम करने वाले इस वर्ष में। युवा कल्चर कर ये कल्चरल सांस्कृतिक गतिविधियों में भी हम आगे बढ़े हैं। और एक विशेष बात, जैसे मैंने कहा कि सोशल सर्विस हम पहले दिन से, जब से युवा का गठन हुआ तब से युवा में सोशल सर्विस करते हैं, पर युवा फॉर सेवा ये प्लेटफॉर्म बनाकर आगे से समाज के हित के लिए ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को जोड़कर काम करेंगे। इसी विमर्श में युवा फॉर सेवा नाम का प्लेटफॉर्म भी हमने लॉन्च किया है और मुझको पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में दिल्ली के अधिकतम कॉलेजों से अधिकतम विद्यार्थी इस प्लेटफॉर्म से जुड़कर समाज सेवा के काम में आगे बढ़ेंगे। अगले वर्ष में मेडिकल के, पैरामेडिकल के, टेक्नोलॉजी के साउथ इंडिया से आकर दिल्ली में पढ़ाई करने वाले या बाकी अन्य राज्यों से आकर दिल्ली में पढ़ाई करने वाले जो विद्यार्थी हैं उनके बीच में भी अधिक गहनता से काम कर उनको भी साथ लेकर उनके साथ में हम ज्यादा काम करने के लिए आगे बढ़ेंगे। विमर्श हमारा एकेडमिक कॉन्क्लेव है, पर आपने देखा कि कुछ सांस्कृतिक गतिविधियां, कुछ बड़े प्रकार की प्रतियोगिताएं भी इस विमर्श में हमने की है। साहित्य के स्टॉल भी हमने विमर्श में लगाए हैं। विमर्श की तरह ही
कल्चरल एक्टिविटी के लिए भी साल में पूरे वर्ष में जो अलग अलग कॉलेजों में हमारी टीमें काम करती है वो साल में एक बार आकर एक सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन करें। इसी तरह सेवा के क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग कॉलेज में काम करने वाली टीमें वर्ष में एक बार साथ आकर अपना सेवा का दर्शन भी एक स्थान पर करें। और इसी तरह स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी काम करने वाले तो विमर्श की तरह अगले आने वाले वर्षों में युवा, कल्चर, स्पोर्ट्स और सोशल साइंस इसका भी हमें कोई वार्षिक कॉन्क्लेव ऐसा आरंभ करेंगे, इसका मुझको विश्वास है। अंत में केवल एक बात कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगा। वेदों ने जो हमारा मार्गदर्शन किया है मंत्र के माध्यम से, और उसमें भी संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनांसी जानताम, यानी हम एक मन के हों, एक साथ मिलकर आगे बढ़े। इसी भावना को मन में रखते हुए हम सब मिलकर, हम सब विद्यार्थी, हम सब युवा दिल्ली के एक साथ आकर आने वाले समय में देश के लिए अपनी भावना को एक मन करते हुए, देश के बारे में अपने विचार को एक मन करते हुए अपने अपने प्रकार से अपने अपने क्षेत्र में अपनी पढ़ाई में अपनी तज्ञता पूरी करते हुए, अपने परिवारों की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति करते हुए भी समाज, देश के प्रति जो अपना दायित्व है उसका निर्वहन करते हुए आगे बढ़ेंगे। इस विश्वास के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद रजनीश जी। Now I will like to request the chair of this session, Umesh Ashok Kadam ji, to kindly address the audience. Good afternoon. Dignitaries on the dais, श्री माननीय पूज्य अरुण कुमार जी, my young friends on the dais, श्री रजनीश जिंदल जी and श्री आकाश जी, मंच के सामने बैठे हुए अधिष्ठातागण, आचार्यगण, संशोधक और मेरे प्रिय युवा मित्र, आज एक भाग्य का ही दिन है मेरे लिए कि मुझे आज माननीय पूज्य अरुण कुमार जी के साथ मंच साझा करने की अवसर मिला है। मैं युवा यूथ यूनाइटेड फॉर विजन एंड एक्शन, इन्होंने जो गए 3 दिनों से जो स्वाधीनता, स्वराज एवं स्वतंत्रता इस विषय पे जो संगोष्ठी का आयोजन किया है, और वो बहुत ही उम्दे तरीके से उन्होंने आज वैलिडिक्टी सेशन तक लाया है, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। जब हम स्वाधीनता, स्वराज, स्वतंत्रता इन विषयों पे जब चिंतन करते हैं तो पहली बात अगर किसी के ध्यान में आती है तो इस देश के इतिहास की तरफ हमें देखना चाहिए। और गए 65 सालों में देश के इतिहास की तरफ जो हमारे युवा हैं उनकी जो दृष्टि है वो दृष्टि बहुत ही उदासीन रही है। गए 10 सालों से, 1 दशक से इतिहास के बारे में पुनर्जीवन, पुनर्जागृति निर्माण होने की जो एक नई आशा निर्माण हुई है, उस आशा को आगे लेते हुए अगर हम भारतीय इतिहास को एक फंडामेंटल बेंचमार्क की तरह देखें तो युवाओं के मन में जो भी एक विजन है और जो भी वो प्राप्त करना चाहते हैं, उन सभी आशाओं को हम प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन पहले इस देश के इतिहास के बारे में हमें उदासीनता जो है वो उदासीनता निकालनी चाहिए। ये उदासीनता जो है ये गए 65 सालों में
क्यों आई है? क्योंकि we have not been able to reach the greater readership at the base level, that is the 8th standard to 12th standard students. हमारे जो भी टेक्स्ट बुक्स है, इन टेक्स्ट बुक्स में जो इतिहास का दर्शन हुआ है, जहाँ पे हम स्वाधीनता, स्वराज, स्वतंत्रता, स्व जागृति के बारे में बात करते हैं, इन सारी टेक्स्ट में हमें यही बताया जा रहा है कि हम कितने बार कितने अलग अलग लोगों से मार खाए हैं, पिटे हैं, और हमारा देश का इतिहास जाज्वल्यपूर्ण नहीं है। इसी डिस्कोर्स को चेंज करने की एक जरूरत आन पड़ी है। वी हैव टू restructure the whole discourse which has been given to us with an Eurocentric kind of an understanding. एक तो अर्वाचीन भारत के इतिहास के बारे में जब हम बात करते हैं तो उसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज अगर समस्या है तो वो यूरोसेंट्रिक काइंड ऑफ अप्रोच है, जो एक कॉलोनियल पर्सपेक्टिव से हमें बताती है कि हमारे देश में जो भी एनलाइटनमेंट आई अर्वाचीन काल में, वो सारी की सारी यूरोपियंस यहाँ ले आए। उससे थोड़े पीछे अगर हम चल के देखते हैं तो हमें ये बताया जाता है कि जो भी इतिहास काल है वो सारा का सारा जो है वो मिडिल ईस्ट से जो भी इंटेलेक्चुअल्स हमारे पास आए और मिडिल ईस्ट से जो भी हमें प्राप्त हुआ है, जो भी ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है, उसी ज्ञान को लेके हम आगे चलते हैं। तो देयर वाज अ प्रॉब्लम बिटवीन our knowledge system which was been given to us in Persian and then a knowledge system which was been given to us in English. फिर क्या हमारे यहाँ knowledge systems थे नहीं, Indian knowledge systems थे नहीं, where have these Indian systems of knowledge vanished? That becomes a very important question. और अगर इस question को हमें इसका आंसर ढूंढना है, we will have to go back to our classical ages. अभी क्लासिकल एजेस में भी एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी करके रखी है कि क्लासिकल एजेस में जितने भी हमारी पांडुलिपियां हैं, प्राकृत है या संस्कृत है, इन सब विषयों के बारे में आज का युवा जो भी यूरोपियन लोगों ने ट्रांसलेशंस किए हैं, एनोटेशंस किए हैं, उन्हीं को बेस बना के भारत के विचार को समझने की चेष्टा कर रहा है। हिस्ट्री, ये जो एक डिसिप्लिन यूरोपियन स्टाइल का है, इसमें अर्थ जानने की कोशिश की जाती है, लेकिन भारतीय परंपरा में इतिहास जो है उसमें सिर्फ अर्थ समझने की चेष्टा नहीं होती है, उसमें भाव अर्थ समझने की चेष्टा होती है। जैसे 12वीं सदी में संत ज्ञानेश्वर, इन्होंने भगवत गीता का प्राकृत में ट्रांसलेशन किया है और उसका नाम उन्होंने लिखा था भावार्थ दीपिका। How do you enlighten yourself by understanding the Bhagavad Gita through its भावार्थ, सिर्फ अर्थ से नहीं तो भावार्थ से। और ऐसे ही बहुत सारे साधु संत हमारे हुए, मध्ययुगीन काल से हुए, प्राचीन काल में हुए, लेकिन इस विषय को हमने हमेशा धार्मिक रूप से तथा स्पिरिचुअल रूप से ही देखा है। हमने कभी इसको ये नहीं देखा है कि that was an intellectual revolution. That was something which brought in dynamism within the society. That India represented modernism in ancient times and India represented modernism even in the medieval times. हमारे पास आधुनिकता सिर्फ अर्वाचीन काल में नहीं आई जैसे यूरोपियन लोगों के साथ हुआ, क्योंकि यूरोपियन लोगों के साथ अगर आप देखेंगे मध्ययुगीन काल में वो तो पूरे तरीके से बारबैरिक थे। प्राचीन काल तो उनके पास है ही नहीं यूरोप में। अगर यूरोप में प्राचीन काल है तो वो ग्रीस का है, नहीं तो वो रोम का है। और अगर ज्यादा से ज्यादा जाते हैं तो they will then talk about the मेसोपोटामिया। लेकिन मेसोपोटामिया के साथ, मेसोपोटामिया से भी पहले, हामुराबी के लॉ कोड से भी पहले जो एक शुल्गी का लॉ कोड था, उस शुल्गी के लॉ कोड के सारे रेफरेंसेस, इन्फ्लुएंसेस, कॉन्फ्लुएंसेस भारत वर्ष से, इस जम्बू द्वीप से वहां पे जाते हुए हमें दिखाई देते हैं।
Now we will have to make to understand our own students by teaching them history in a format which says teach only pride of India. आप किसी भी देश में जाइए, अमेरिका में जाएंगे, यू लुक टुवर्ड्स वेस्ट, अमेरिका में एस्टेक्स मायन सिविलाइजेशन के बारे में एक सिंगल लेटर नहीं पढ़ाया जाता। यूरोप में आप जाएंगे तो ब्रिटिश पॉलिसीज इन इंडिया ऐसा कोई पेपर आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन इंडियन यूनिवर्सिटीज के सिलेबस में हमें ब्रिटिश पॉलिसीज इन इंडिया के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी देने वाले हमारे बहुत सारे आचार्यगण मिलेंगे। दैट इज अ प्रॉब्लम। वी हैव टू रीचेंज, रिव्यू एंड री-अंडरस्टैंड द सिलेबस। हमें ये देखना है कि जो भी यूरोप में यूरोपियन यूनिवर्सिटीज वहां बैठ के जो एजेंडा तैयार कर रही है, जेंडर हिस्ट्री एक एजेंडा है, एनवायरमेंट हिस्ट्री एक एजेंडा है, दीज एजेंडाज आर बीन क्रिएटेड इन द यूरोपियन यूनिवर्सिटीज, क्योंकि उनके पास पैसे कमाने का दूसरा साधन कोई नहीं है। उनको पता है कि कॉन्टिनेंटल कंट्रीज के ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स वहां पढ़ने के लिए जाएंगे और यहाँ का पैसा वहां जाएगा, इसलिए वो एजेंडा बनाते हैं और उसी एजेंडा को हम फॉरवर्ड लेके जाते हैं। हमारे इतिहास दर्शन के अंदर एनवायरमेंट भी है, हमारे इतिहास दर्शन के अंदर जेंडर भी है, वुमेन स्टडीज हम अलग से कोई देखते ही नहीं। सो इतिहास की जो अनेक शाखाएं हैं, जो 5-6 अनेक शाखाएं हैं, अंग जो है वो अगर हम ठीक से देखेंगे तो वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड साइंस, टेक्नोलॉजी, फिजिक्स, मेटाफिजिक्स, केमिस्ट्री, ऑल काइंड्स, आर्ट्स, एस्थेटिक्स, technology, engineering, everything is imbibed within that crux and framework of the इतिहास tradition। इसीलिए इतिहास के बारे में हमें बहुत ज्यादा जागरूक होने की जरूरत है। उसे एक अलग थलग विषय के रूप में, एक उदासीनता की तरफ ना देखते हुए, उसको एक बहुत ही जाज्वल, अर्थपूर्ण ऐसा विषय मान के हमें आगे चलना चाहिए। मैं ICHR की तरफ से जो आज हम प्रयास कर रहे हैं, मैं सिर्फ 2 या 3 प्रयास जो हम नए कर रहे हैं उसके बारे में बात करूंगा और उसके बाद मेरी वाणी को विराम दूंगा। पहली बात तो हम कर रहे हैं कि ICHR में अगर हमें कोई डिस्कर्स चेंज करना है तो वी हैव स्टार्टेड टू बिल्ड अ डिजिटल लाइब्रेरी ऑन वर्नाकुलर सोर्सेज ऑन इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर। अब ये हम क्यों कर रहे हैं, इसका प्रयास ये है कि वी हैव आइडेंटिफाइड nearly 100 institutions, private institutions across Indian subcontinent who have been able to, who are the repositories of such kind of Pandulipis, Prakrit as well as Sanskrit। ये सारा जो नॉलेज है हम एक डिजिटल फॉर्मेट में ICHR के पोर्टफोलियो पे लाने वाले हैं। इसके बाद उसके साथ साथ जोड़ के इन भाषाओं को कैसे समझना है और इससे ऐतिहासिकता कैसे समझनी है, जिससे हमें नॉलेज सिस्टम्स इंडिया में क्या क्या थे इसके बारे में हमें एक बड़ी जानकारी देने वाले हम वहां पे 20-20 मिनट के लेक्चर्स भी अपलोड करेंगे। सो वी विल बी एबल टू काउंटर द यूरोसेंट्रिक काइंड ऑफ ऑक्सीडेंटल एज वेल एज ओरिएंटल थियरीज व्हिच हैव बीन प्रपोगेटेड टू राइट इंडियन हिस्ट्री और द ओरिएंटल हिस्ट्री। एक वो दूसरे पैमाने पे वी आर ट्राइंग टू हैव ह्यूज प्रोजेक्ट्स विद नीति आयोग ऑन इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, राइट, रीराइटिंग इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। लोथल में जो एक बड़ा प्रयोग हो रहा है 400 एकड़ का, लोथल में मैरीटाइम हिस्ट्री पे एक जो प्रोजेक्ट हो रहा है, उस प्रोजेक्ट को भी इंडियन हिस्ट्री हिस्टोरिकल रिसर्च आगे लेके जा रहा है। एंड वी आर ऑल्सो वर्किंग फॉर हिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी थ्रू द एजेस विद इसरो। तो ये जो नई दिशाएं हम दे पाएंगे, भले इट इज इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, साइंस, और whether it is commerce, trade, maritime trade, and all new disciplines which have been developed, you will be able to find all these things within the ambit and crux of Indian history if you are going to understand the Indian version of history in the Indian languages and through the Indian context of understanding. So we will be able to make justice to our own people by telling them that how we have been one of the most exclusive, significant and fantastic civilizations of this world, and how we have been able to contribute to the whole idea of being a global citizen
बाय अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि हमारे यहाँ की जो प्रार्थनाएं भी जो है, भले वो मध्ययुग काल की हो या प्राचीन काल की हो, वो हमेशा विश्वस्व धर्मे सूर्य पाहो, जोजे वांजिल तोते लाहो, इसी बात का प्रयास करती है और इसी से हम सारे विश्व का कल्याण करने की बातें रखते आए हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ युवा को कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाकर जो मेरा आदर सत्कार किया है और मुझे आपके सामने मेरी कुछ बातें रखने का मौका दिया है। इसके लिए मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद चाहता हूँ और इसी पे मैं मेरी वाणी को ही विराम देता हूँ। धन्यवाद। आपके प्रेरणादायक वक्तव्य के लिए आपका धन्यवाद सर। आज इस समापन सत्र में हमने कुछ गणमान्य व्यक्तित्वों को भी बुलाया है। आप सभी सम्मानित अतिथियों का भी स्वागत है। हमारे बीच दिल्ली विश्वविद्यालय के डायरेक्टर साउथ कैंपस डॉक्टर श्री प्रकाश सिंह जी हैं। हमारे बीच प्रसिद्ध समाजसेवी एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दिल्ली प्रांत के सह कारवा श्रीमान राजेश जी हैं एवं दिल्ली प्रांत के प्रांत प्रचारक श्रीमान जतिन जी एवं सह प्रांत प्रचारक श्रीमान विशाल जी भी हैं। हमारे समक्ष सामाजिक कार्यकर्ता श्रीमान बनवीर जी तथा अभिषेक टंडन जी डेप्यूटी डायरेक्टर ICSSR जी। हम आप सभी का स्वागत करते हैं। अभी हम इस समापन सत्र के मुख्य वक्ता आदरणीय श्री अरुण कुमार जी को मंच पर उनके वक्तव्य के लिए आमंत्रित करते हैं। विमर्श 2022 विमर्श का अपना जो ये 5वां वार्षिक विमर्श जो बीच में किसी कारण से खंडित हो गया, उसके 3 दिन के यशस्वी आयोजन के समापन पर हम सबके सौभाग्य से मंच पर माननीय अध्यक्ष के नाते कार्यक्रम के उपस्थित प्रोफेसर उमेश अशोक कदम जी, सचिव ICHR, अपने इस युवा जो आयाम है इसके संयोजक श्री रजनीश जी, सह संयोजक श्री आकाश जी, निमंत्रण पर उपस्थित ऐसे समाज के गणमान्य बंधु, प्राध्यापकगण, इस विमर्श के सभी आयोजक और विमर्श के कार्यक्रम के भागीदार, ऐसे सभी मेरे युवा भाइयों और बहनों, विमर्श के कार्यक्रम में उपस्थित होना, युवा लोगों के बीच में जाना, इसमें आनंद रहता है। उसका कारण है कि वातावरण ऐसा होता है जिसमें उत्साह रहता है, एक आनंद रहता है, कुछ करने के भाव रहते हैं। उन लोगों में बात करने का भी अपना एक आनंद रहता है। इसलिए इस कार्यक्रम में जो उपस्थित होने का अवसर प्राप्त हुआ, तो थोड़ा तिथि कठिन होते हुए भी मैंने कोशिश की और थोड़ा उसमें एडजस्टमेंट हो गई। इसलिए जिन्होंने मुझे बुलाया उनका सबसे पहले धन्यवाद। एक विशेष पृष्ठभूमि में अपना ये विमर्श आयोजित हो रहा है। भारत यानी हजारों वर्षों की यात्रा। भारत दुनिया के बाकी राष्ट्रों की तरह का राष्ट्र नहीं है।
अमेरिका की हिस्ट्री कैसी है, इंग्लैंड का कितना पुराना है, जापान का, दुनिया के इतिहास लिखे जा सकते हैं, लेकिन भारत की इतिहास को समय कालखंड में बांधा नहीं जा सकता। इतना ही कह सकते हैं कि एक 5-6 हजार वर्ष की ज्ञात हजारों वर्षों की एक अनवरत यात्रा, या ये कह सकते हैं कि सृष्टि के जन्म के साथ मानव जीवन की जब यात्रा शुरू हुई होगी तब से भारत की यात्रा शुरू हुई है। दुनिया में एक ही यात्रा है जो कंटिन्यूअस है। मैं निरंतर इसलिए कह रहा हूं, आप वेदों को पढ़िए, आप रामायण को पढ़िए, आप महाभारत को पढ़िए, आप बाहर से वे आए हुए 2-2.5 हजार वर्षों में अलग अलग यात्रियों के वृत्तांतों को पढ़िए, मेगास्थनीज को पढ़िए, पाइयान को पढ़िए, वेन्सांग को पढ़िए, आपको ध्यान रहेगा एक सा समाज जीवन, समान मूल्य, आपको सब जगह उसी तरह के परिवार, उसी तरह के गांव, उसी तरह का समाज जीवन का जीने का ढंग दुनिया के किसी भी देश के अंदर इतनी लंबी एक जीवंत अनवरत यात्रा है। इस यात्रा में एक खंड पड़ा 1000 वर्षों के अंदर। ये जो 1000 वर्षों का कालखंड था, ये हमारा संघर्ष का कालखंड था। इस 1000 वर्षों के कालखंड में हमको मिटाने के बहुत प्रयास हुए, लेकिन इस समाज की अपनी एक अंतर्निहित शक्ति थी। इस यात्रा को समाप्त करने के प्रयास करने वाले विफल हो गए। धीरे धीरे करके हम इस यात्रा में से सतत संघर्ष के द्वारा विजय प्राप्त करके आज से 75 वर्ष पूर्व खंडित ही सही देश के एक हिस्से में, एक बड़े हिस्से में हम अपनी उस हजारों वर्षों की यात्रा को दोबारा से प्रारंभ कर पाए। 1947 में भारत की जो स्वाधीनता का कालखंड था, क्षण था, 1000 वर्ष के सतत संघर्ष के बाद एक बार पुनः अपने भाग्य का निर्णय हमारे द्वारा ये करने का अवसर हमको प्राप्त हुआ। उसको स्मरण करते हुए, जिसको प्रधानमंत्री जी ने अमृत महोत्सव कहा, ये जो स्वाधीनता के 75 वर्ष, ये 75 वर्ष के इस कालखंड के अवसर पूरा होने पर किस रूप में सोचना, तो संघ के परम पूज्य सरसंघ चालक मोहन भागवत जी ने अपने विजयदशमी के संबोधन में कहा 2021 में, उन्होंने कहा कि आज से 75 वर्ष पहले हमने स्वाधीनता से स्वतंत्रता की यात्रा प्रारंभ की। इट वॉज ए मैसेज। ये यात्रा जो हमने प्रारंभ की, स्वाधीन हुए, स्वतंत्र नहीं हुए। 75 years before, it was the beginning of the journey of building of our nation on the basis of selfhood. और उसी को प्रधानमंत्री जी ने जब पहला संबोधन किया तो इसको यात्रा के पूर्ण होने पर 75 वर्षों की हमको कैसे सोचना, तो स्वाधीनता सेनानियों का स्मरण करेंगे, इस 75 वर्ष के प्रेरक प्रसंगों का स्मरण करेंगे, लेकिन वो सारा स्मरण करते हुए हमको क्या करना है, तो वी हैव टू रिजोल्व फॉर नेक्स्ट 25 ईयर्स। आने वाले 25 वर्षों का संकल्प भी करना है। ये सब पीढ़ी ऐसी है जिसके जीवन में 100 वर्ष पूरे होने को देखने का अवसर मिलेगा। केवल देखने का अवसर नहीं मिलेगा, स्वाधीनता के बाद 3 पीढ़ियों ने हमारे हाथ में, जिसको बैटन कहते हैं, रिले रेस कहते हैं, दे आर पासिंग द बैटन टू अस। आज स्वाधीनता के बाद की तीसरी पीढ़ी ये नेतृत्व कर रही है। हमारी चौथी पीढ़ी एक बड़ी भूमिका को और निर्वाह करने की ओर अग्रसर है, और 5वीं पीढ़ी को हमने अपने साथ जोड़कर इस यात्रा को एक मंजिल तक पहुंचाना है, एक सोपान तक पहुंचाना है,
तो हम सब लोगों के लिए एक विचार करने का अवसर है, ये जो हमने स्वाधीनता से स्वतंत्रता की यात्रा प्रारंभ की थी, वो क्या है, जिसको हमको प्राप्त करना है, और वो प्राप्त करने के लिए आने वाले 25 वर्षों के अंदर हमको क्या करना है। और इसीलिए आज के इस समापन के व्याख्यान में हमने सुना, रिपोर्ट के अंदर, प्रारंभ के अंदर, समापन के कार्यक्रम में सुना हमने रिपोर्ट में कि कितने सारे जो सेशंस हुए, समाज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भारत का युवा अपनी भूमिका को निभाने के लिए तैयार है। वो हमको उन सब क्षेत्रों में आगे बढ़ना है, लेकिन उसके पीछे की सोच क्या है, वो बहुत महत्व की है। इस समापन के भाषण में 3 बातें मैं आपके सामने रखूंगा। एक, 75 वर्ष में हमने क्या किया, ये बहुत गर्व करने लायक यात्रा है। 75 वर्ष हमने बहुत कुछ प्राप्त किया इन 75 वर्षों के अंदर, उसका आनंद भी लेना चाहिए, उसका संतुष्टि भी लेनी चाहिए। वो जो हमको प्राप्त करना है वो अंततः गत्वा क्या है, उसकी स्पष्टता भी होनी चाहिए। तो स्वतंत्रता यानी क्या, और उसके लिए हमको क्या करना है, ऐसे 3 भागों में मैं आपके सामने बात रखूंगा। बहुत सारी बातें 75 वर्ष की गर्व करने लायक है, सब बातों को समेटना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक 6-7 बातें मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे पहली बात है, इस 75 वर्षों के अंदर हमारे लिए सबसे बड़ी गर्व करने लायक बात है हमारा संविधान। ये जो भारत का संविधान जब बनाने का अवसर आया, तो उस संविधान के जो प्रियम्बल प्रस्तावना थी, उसमें हमने अपना लक्ष्य स्पष्ट किया, उसमें हमने बहुत बातें स्पष्ट कर दी। पहली बात हमें, हमारा पहला वाक्य, वी द पीपल ऑफ इंडिया। हम कौन, 1000 वर्षों के अंदर अपना समाज बहुत छोटी छोटी आइडेंटिटीज में बढ़ गया। धीरे धीरे करके इस देश के अंदर जाति, भाषा, प्रांत, मत, पंथ, हमने कहा आज के बाद हमारी एक ही आइडेंटिटी है। हम कौन हैं? हम भारत के लोग जब इस संविधान को अर्पित कर रहे हैं, तो हमने अपनी पहचान के लिए कहा आज के बाद हमारी एक ही पहचान है, वो किसी भाषा के साथ नहीं, किसी मत पंथ के साथ नहीं, किसी जाति के साथ नहीं, हमारी एक ही पहचान है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। हम भारत के लोग, वन नेशन, वन पीपल, वन संस्कृति, एक जन, एक राष्ट्र, एक। हमने अपनी आइडेंटिटी बताई, हमने इसको बांटा नहीं है, इसको कोई बांट नहीं सकता। भाषा हमारे जीवन का एक महत्व का हिस्सा हो सकता है, पूजा पद्धति हमारे जीवन के लिए एक महत्व का हिस्सा हो सकता है। मैं देश के जिस हिस्से में रहता हूं, उस हिस्से के अंदर रहने के कारण से खान पान उसका कुछ वैशिष्ट्य हो सकता है, वो सब मेरी पार्ट ऑफ आइडेंटिटी है, बट दे आर नॉट द ओनली आइडेंटिटीज। ये सब मिलाकर एक आइडेंटिटी। हमारे संविधान के अंदर दूसरी बात हमने बहुत स्पष्ट कही कि हमको क्या करना है, व्हाट वी वांट टू अटेन। तो हमने कहा कि ये संविधान हम जो बना रहे हैं, इस देश के प्रत्येक व्यक्ति को टू गिव जस्टिस, इक्वालिटी एंड लिबर्टी। ये जो भारत के अंदर है, सबको 1000 वर्ष के अंदर एक समाज में व्यवस्था हो गई। कोई शासक हो गया, कोई शासित हो गया, कोई बड़ा हो गया, कोई छोटा हो गया, समाज के अंदर कुछ वर्चस्व हो गए, ये सब हमने समाप्त करने का तय किया। देश के प्रत्येक व्यक्ति को हम जस्टिस देंगे, समाज के अंदर समानता लाएंगे, न्याय लाएंगे। इस देश के अंदर समाज जीवन के अंदर स्वतंत्रता होगी, लेकिन उसके साथ बहुत महत्व की बात है, हमने कुछ प्री कंडीशंस भी रखी है। एट एनी कॉस्ट नहीं है। हमने कहा वी विल अटेन दिस ऑन द बेसिस ऑफ फ्रेटर्निटी।
इसका आधार होगा बंधुता, भ्रातृभाव। किसी भी तरह संघर्ष करके ये सब नहीं। हम सब भारत माता की संतान, आपस में एक सगे भाई है, हमारा एक अपनापन का रिश्ता है। समाज जीवन के अंदर हम इस समाज की न्याय, समरसता, समानता, इसको जो प्राप्त करेंगे उसका आधार है फ्रेटर्निटी। और फ्रेटर्निटी के साथ हमने अगली बात उसके साथ जोड़ी, हमने प्रोमोटिंग फ्रेटर्निटी टू गिव डिग्निटी टू इंडिविजुअल। प्रत्येक व्यक्ति को हम सम्मान देंगे, लेकिन उसके साथ का हमारे साथ साथ विद इंटीग्रिटी एंड यूनिटी ऑफ द नेशन। देश की एकता, अखंडता के साथ कोई समझौता बर्दाश्त नहीं होगा। ये व्यक्तिगत सम्मान चाहिए, व्यक्ति का स्वातंत्र है, सब कुछ है, लेकिन देश की एकता, अखंडता को तोड़ के नहीं हो सकता। ये जो भारत का जो संविधान है, इस संविधान के अंदर हमने अपने आप को बहुत स्पष्ट किया और उसके साथ साथ हमने एक समाज में व्यवस्था दी जिसके अंदर हमने उसके इंटरनल चेक्स एंड बैलेंस करे। सेपरेशन ऑफ पावर्स है, समाज में शासन के अंदर उसके एक सिस्टम हमने खड़े किए, केंद्र, राज्य, संवर्ती सूची, स्वशासी संस्थाएं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, समाज में जनमत निर्माण करने के लिए एक बहुत बड़ी समाज की व्यवस्थाएं। वास्तव के अंदर ये भारत का संविधान जो है, ये सबसे बड़ा हमारा इस स्वाधीनता के 75 साल का पहला वैशिष्ट्य है। दूसरी बात है, भारत के अंदर एक जीवंत सशक्त लोकतंत्र है। मैं बहुत बार कहता हूं कि व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ डेमोक्रेसी। आज देश के अंदर महामहिम राष्ट्रपति है, सर्वोच्च पद के ऊपर भारत के माननीय राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, सभी के सभी फर्स्ट जनरेशन पॉलिटिशियन, और सबके परिवार एक निम्न मध्यम वर्ग में से आए। एक गांव के अंदर जनजाति समाज में पैदा होने वाले एक महिला वो राष्ट्रपति बन सकती है। देश के सामान्य परिवार में, किसान परिवार के जन्म लेने वाला व्यक्ति वो उपराष्ट्रपति बन सकता है। देश के एक सामान्य कस्बे के अंदर जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बनता है। यह है भारत का लोकतंत्र। ये जो फर्स्ट जनरेशन सब, ये कोई ऐसे नहीं है, कोई बहुत ही सामान्य बैकग्राउंड से, पृष्ठभूमि से सब। भारत के अंदर हमने एक ऐसी व्यवस्था खड़ी की जिसमें परिवर्तन बहुत सहज मिल रहा है। यहां परिवर्तन के लिए बड़े संघर्ष नहीं करने पड़ते। देखते देखते समाज जीवन के अंदर समाज के सब वर्गों की सहभागिता ध्यान में आना शुरू हुआ। नेतृत्व के अंदर महिलाओं की भागीदारी कम हो रही है। सब संस्थाओं ने सोचना शुरू कर दिया, दलों ने सोचना शुरू कर दिया, संगठनों ने सोचना शुरू कर दिया। मैं देखता हूं गांवों के अंदर आज 50% पंच, सरपंच, नगर पालिकाओं के मेयर, कॉर्पोरेटर, और बहुत जगह तो धीरे धीरे करके 50% से ज्यादा भी ये संख्या बढ़ती जा रही है। समाज जीवन के अंदर देखते देखते महिला की भागीदारी का स्वरूप ही बदल गया। दुनिया के अंदर जिन देशों के अंदर डेमोक्रेसी आई, वहां महिला को वोट देने का अधिकार 300 साल बाद मिला, संघर्ष के बाद मिला। 1930 से पहले यूरोप के किसी देश में महिला को वोट देने का अधिकार नहीं था। डेमोक्रेसी कहीं 1400 में आई, कहीं 1600 में। हमारे यहां ऐसा नहीं है। कितनी सहजता से संशोधन होता है संविधान का। हमारा जो लोकतंत्र था, वो लोकतंत्र प्रारंभ हुआ, देखते देखते उसके अंदर पार्टिसिपेशन, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, हमारे इंस्टीट्यूशन इवोल्व होते जा रहे। चुनाव की व्यवस्था के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में अनेक प्रकार की चुनौतियां आई, उनका समाधान होता जा रहा। भारत की दूसरा वैशिष्ट्य है, हमारा एक जीवंत लोकतंत्र है, सशक्त लोकतंत्र है, एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है हमारी। हम जब विचार करते हैं तो आज हमको ध्यान में आता है, एक बहुत बड़ी मात्रा में हम कहते हैं तो एक बड़ा वैशिष्ट्य है इस 75 वर्षों की यात्रा का। भारत एक मजबूत राष्ट्र के रूप में चला। 1947 से लेकर 70 की एक लेगेसी थी, वो यूएन में दिखाई देती थी।
वो जम्मू कश्मीर के प्रश्न में दिखाई देती थी, वो 65 का युद्ध जीतने के बाद दिखाई देती थी, वो 62 के बाद दिखाई देती थी। हमारा राष्ट्र जो था दुनिया के अंदर एक बेचारगी में, एक बेबसी में ऐसा एक राष्ट्र था। आज हम जब विचार करते हैं तो हमको ध्यान में आता है उस बेबसी और बेचारगी में से निकल के अपना एक राष्ट्र, एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र, एक मजबूत सैन्य शक्ति वाला राष्ट्र, जिसकी अपनी एक स्वतंत्र विदेश नीति है। आज हम किसी के दबाव में नहीं रहते। रशिया यूक्रेन पर हमको क्या करना है, हम क्या करेंगे। अफगानिस्तान पे क्या नीति होगी वो हमारा निर्णय हम करेंगे। आज हम किसी के दबाव में नहीं। केवल इतना नहीं है, दुनिया के अंदर एक जिम्मेदार राष्ट्र के रूप में हम खड़े हैं। दुनिया में कोरोना के अंदर सब लोग देख रहे थे, केवल भारत एक ऐसा देश था, दुनिया में प्रत्येक अपने बारे में सोच रहा था, हम पूरे विश्व के बारे में सोच रहे थे। इस यूक्रेन रशिया के युद्ध के बाद दुनिया के अनेक देशों में अन्न का संकट आया, हमने उससे पैसा कमाने की नहीं सोची। हमारे पास अनाज है, हम दुनिया को देंगे। ये जो भारत है, ये भारत का वैशिष्ट्य जो है, उसके आधार के ऊपर आज एक भारत के यात्रा में हम देखते हैं एक मजबूत शक्तिशाली राष्ट्र का जैसा व्यवहार होता है, इस रूप के अंदर आज अपना देश है। भारत एक बड़ी आर्थिक शक्ति बनने की ओर दिशा के अंदर है। वो 5वीं अर्थव्यवस्था, इसी को मैं केवल महत्व की बात नहीं मानता। हमारी अर्थव्यवस्था की जो इंटरनल इनहेरेंट पावर है वो थोड़ा अलग प्रकार की है। वो दुनिया की जीडीपी में गणना नहीं हो सकती। दुनिया की बड़ी बड़ी इकोनॉमीज जो है पिछले 2 झटके बर्दाश्त नहीं कर पाई। एक 2008 का दुनिया में जो टर्माइल हुआ इकोनॉमिक और कोरोना का, हमारे लिए दोनों को खास बात नहीं थी। हम दोनों के झटकों को बर्दाश्त करते हैं। और वो 2008 का टर्माइल हो या कोविड का, हम उसके बाद बहुत तेजी से उभर कर बाहर आ रहे हैं। उसका कारण है हमारी जो इकोनॉमी है, एक डोमेस्टिक कंजम्पशन बेस्ड डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी है। हमारी मैनिपुलेटेड इकोनॉमी नहीं है, हमारी इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी नहीं है। हमारी ये जो इकोनॉमी है उसका डाइवर्सिफिकेशन बहुत है, जिसको जीडीपी में आप कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। उसको अलग ढंग से हमको समझना पड़ेगा। आज भारत की पहचान विश्व के अंदर हमारे आईआईटी, आईएम, एम्स, हमारे इन शिक्षा संस्थानों में से पढ़े हुए विद्यार्थी दुनिया की बड़ी बड़ी शीर्ष संस्थाओं का नेतृत्व कर रहे हैं। ये जो गुणवत्तापूर्ण विद्यार्थी संस्थान, ये विश्व में भारत के अघोषित एम्बेसडर। भारत की आजादी के समय भारत की कृषि कैसी थी? हम अपने अनाज के लिए विदेशों पर निर्भर थे। आज अन्न का क्षेत्र हो, दलहन का, तिलहन का अभूतपूर्व क्रांति हमने की है। आज हम एक बड़े मजबूत कृषि की जो हमारी व्यवस्था है, हम जब विचार करते हैं तो उसको हम कर रहे हैं। मैं इन सबसे भी ज्यादा जो बात कहता हूं, भारत की 75 वर्ष की उपलब्धियों में एक बड़ी उपलब्धि जो है वो है हमने अंतिम व्यक्ति का विचार किया। ये बहुत कम लोगों को समझना है। ये जो आखिरी व्यक्ति है उसके बारे में सोचना। जैसे जैसे भारत संपन्न होगा वैसे वैसे ये संबंधता इट विल पर्कुलेट टू द लास्ट पर्सन। हमारे यहाँ माननीय दीनदयाल जी ने एक बड़ा कंसेप्ट दिया, अंत्योदय। बहुत लोग पूछते थे अंत्योदय क्या होगा? अंत्योदय यानी अंतिम व्यक्ति बैठा हुआ। पिछले 8 वर्षों में विशेषकर हमको ध्यान में आना शुरू होगा, धीरे धीरे करके भारत की आर्थिक शक्ति जैसे जैसे बढ़ती चली जा रही है, उस अंतिम व्यक्ति का विचार कैसे करना। हर व्यक्ति को जिसने जन्म लिया है उसकी मूलभूत आवश्यकताएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, मकान, भोजन, ये सब उसकी रिक्वायरमेंट्स। आज से 2, 4, 5 साल बाद इस देश में प्रत्येक व्यक्ति का पक्का घर होगा। इसके लिए प्रयास होगा। हर आदमी को एक सम्मानजनक जीवन जीना चाहिए ना। छोटी छोटी बातें हैं घर के अंदर, घर में गैस का चूल्हा होना चाहिए, घर में शौचालय होना चाहिए।
जिनको स्वास्थ्य की कठिनाइयां आयुष्मान के अंतर्गत जोड़ो, उनके स्वास्थ्य की व्यवस्था होनी चाहिए। ये जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, ये प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाना, ये इस देश के अंदर 75 वर्षों की हमारी यात्रा की बड़ी उपलब्धि है। और सबसे बड़ी बात जिसको मैं मानता हूं, इस 75 वर्षों के अंदर धीरे धीरे करके भारत की पहचान क्या है। ये 1000 वर्ष के कालखंड के अंदर बहुत सारे गुलामी के चिन्ह, ये हमारी आइडेंटिटी बन गए। ये गुलामी के चिन्हों को मिटा देने का जो संकल्प सरदार पटेल ने सोमनाथ से प्रारंभ किया था, वो सोमनाथ से प्रारंभ होकर वो विवेकानंद शिला स्मारक कन्याकुमारी से होता हुआ श्री राम मंदिर, और धीरे धीरे करके भारत की पहचान किसके साथ है, भारत की पहचान क्या है, ये जो हजारों वर्षों की यात्रा है, उसके साथ हम अपना नाता दोबारा जोड़ते जाएं। कभी अयोध्या में भगवान राम जब आए होंगे तो जैसे माहौल होगा, वातावरण होगा, ऐसे अब अयोध्या की दीपावली होगी। काशी में देव दीपावली की परंपरा शुरू हुई होगी तो वो देव दीपावली अब दोबारा से होती है। बीच के सैकड़ों वर्षों के कालखंड में कुंभ अवरुद्ध हो गया, दोबारा प्रारंभ हुआ तो अव्यवस्थाओं में था, तो भारत का कुंभ कैसा होना चाहिए, वो प्रयाग और हरिद्वार ने बताया। वो इस देश के अंदर धीरे धीरे करके, वो चाहे इस देश के अंदर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का चित्र, भारत के केंद्र के अंदर लगने का प्रश्न हो, वो हमारे शहीदों, हमारे बलिदानियों के स्मृति स्थल के प्रश्नों, इस देश के अंदर धीरे धीरे करके नामकरण करने के विषय हो, चाहे वो राजपथ से कर्तव्य पथ बनने की बात हो, इस देश के अंदर बहुत तेजी से अपने सारे गुलामी के चिन्हों को हम मिटा देंगे। ये 1000 वर्ष की गुलामी हमारे लिए, इसका एक भी चिन्ह इस देश में नहीं रहने देंगे। ऐसा एक वातावरण धीरे धीरे करके हम अपने देश में बना देंगे। ये जो 75 वर्ष की यात्रा है, जब मैं कहता हूं तो आज के जब मैं युवा से मिलता हूं तो मैं हमेशा कहता हूं कि मैं उससे बात करता हूं तो ध्यान में आता है आत्मविश्वास से युक्त, गुलामी की मानसिकता से मुक्त। आज इस देश के तो जो युवा मिलता है वो दुनिया को जीतने के लिए तत्पर दिखाई देता है। मैं आज व्यवसाय शुरू करता हूं तो मेरे मन में आता है कि यूनिकॉर्न कब बनेगा, ये स्टार्टअप बनता है तो दुनिया इसके साथ कैसे जुड़ेगी, उसके मन में आता है। इस देश के अंदर इतना आत्मविश्वास है, गुलामी की मानसिकता से मुक्त एक बड़ी उड़ान भरने को तैयार, चाहे शासन हो चाहे समाज हो, उसका ऐसा एक मन बन गया है। विश्व में एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में भारत उभरेगा, ये विश्वास आज केवल भारत को नहीं, ये पूरी दुनिया को हो रहा है। वास्तव में ये 75 वर्ष की उपलब्धि, बहुत बार नकारात्मकता के कारण से इस 75 वर्ष की उपलब्धि को लेकर अपने मन के अंदर जो भाव चाहिए वो नहीं है। मुझे लगता है कि इस 75 वर्षों में हमारी 3 पीढ़ियों ने जो किया है, उस 3 पीढ़ियों का गर्व, उसका एहसास, उसकी संतुष्टि, ये हम सबको होनी चाहिए, उसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए। आने वाले 25 सालों में क्या करना है, जब इसको कहते हैं तो प्रधानमंत्री ने उसकी भाषण में कहा था कि ये 25 साल का जो काल है, ये अमृत काल है। अमृत काल यानी जब सूर्य उगना शुरू होता है तो काम होता है। इसका मतलब क्या है, 25 साल के बाद भारत का सूर्य दैदीप्यमान होगा, पूरी दुनिया को ऊर्जा देने के लिए वो तैयार है। अर्थात ये जो अमृत काल जब पूरा होगा, जब भारत का सूर्य उगेगा तो वो सूर्य के समान दैदीप्यमान होना चाहिए। ऐसा एक विश्वास हमको मन में लेकर इस 25 साल का हमको काम करना है। लेकिन इस 25 वर्ष के अंदर ये स्वतंत्रता की यात्रा जो हमने पूरी करनी है, स्वाधीनता से स्वतंत्रता की करना क्या है, इसको समझने की जरूरत है। उसके लिए 1000 वर्ष में क्या हुआ ये हमको समझना पड़ेगा। ये जो 1000 वर्ष में हुआ उसको मिटाएंगे तभी 25 वर्ष में हम उस स्वतंत्रता तक पहुंच सकते हैं। इस देश के अंदर 2 बड़ी शक्तियों का आक्रमण इस कालखंड में हमको झेलना पड़ा, अरब, मुगल, तुर्क। ये जो कट्टरवादी इस्लामिक आक्रमण था भारत के अंदर, इस आक्रमण में क्या हुआ, इस देश की संस्थाएं नष्ट हो, ऑल द इंस्टीट्यूशंस।
हमारे देश में बड़े बड़े शिक्षा संस्थान थे, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, ये संस्थाएं नष्ट हो गई, जला दी उन्होंने। आपने सुना होगा कितने कितने महीने तक नालंदा जलता था। 1300 में जब बख्तियार खिलजी ने नालंदा को जलाया तो उस समय वहां पर 10,000 विद्यार्थी पढ़ते थे, 30 से ज्यादा देशों के विद्यार्थी पढ़ते थे। आज हम ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज की बात करते हैं, 12-12, 15-15 साल ये यूनिवर्सिटियां रही है, निरंतरता में नहीं है। इस्लामिक आक्रमण कालखंड में हमारी संस्थाएं नष्ट हो गई, हमारी संस्थाओं को नष्ट किया। इस देश के अंदर एक बहुत बड़ा हमारे समाज के एक संस्कार की व्यवस्था थी, मठ, मंदिर, हमारे धार्मिक आयोजन, कुंभ, मेले, यात्राएं, ये सब उन्होंने नष्ट कर दिया। ये सब आज आप पूरे उत्तर भारत के मध्य में देश के एक बड़े हिस्से में देखेंगे, आपको मंदिर भी दिखेंगे। आप दक्षिण में तमिलनाडु में जाएंगे, आप वहां जाएंगे, आपको वहां भव्य मंदिर दिखाई देंगे, 1000 साल पुराने, 1500 साल पुराने, आपको उत्तर में दिखाई नहीं देंगे। 400-400, 500 वर्ष तक अपने देश के अंदर जहां लोग एकत्र होकर समाज में विमर्श चलते थे, वो विमर्श करने के हमारे तरीके थे, हमारे स्थान थे, स्थान जिनको तीर्थ कहते हैं, उन तीर्थों के ऊपर समाज के सब वर्गों के लोग एकत्र होकर विभिन्न प्रकार के एकेडमिक, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल डिस्कोर्स करते थे। वो परंपराएं समाप्त हो गई। इस्लाम के कालखंड में हमारे इंस्टीट्यूशन एक जबरदस्त आक्रमण था। वो आक्रमण ऐसा था जिसको भारत ने कभी देखा नहीं था। युद्ध होते थे, आक्रमण आए थे, लेकिन एक ऐसा आक्रमण जो महिला के सम्मान पर चोट करता। अभी एक पुस्तक विजय मनोज तिवारी जी ने लिखी है, अगर आप गरुड़ ने प्रकाशित किया, हिंदुओं का हश्र, रिकॉर्डेड हिस्ट्री ऑफ हिंदू, जो पराजित होने के बाद क्या क्या हुआ, वो तुगलक के, खिलजी के, यहाँ के दिल्ली के अंदर दरबारों में क्या हुआ, उनके खुद की रिकॉर्डेड हिस्ट्री को आधार पर वो पुस्तक बढ़िया पढ़ेंगे, हैरान हो जाएंगे। भारत की हजारों महिलाओं को बांट दिया जाता था, हमारे लोगों को गुलाम बनाकर बेच दिया जाता था, जबरदस्ती लोगों का मतांतरण होता था, कन्वर्जन होता था। उस सारे कालखंड के अंदर अपना समाज बंद हो गया, कोल में चला गया, डिफेंसिव हो गया, आत्मरक्षा में चला गया। हमारे समाज के अंदर 1000 साल में बहुत सारी बुराइयां, कमियां। इस्लाम के कालखंड में 2 बातें हुई। एक बात, हमारी संस्थाएं नष्ट हो गई। दूसरा, हमारा समाज जो एक वाइब्रेंट सोसाइटी थी, वो समाज कोल में बंद हो गया। हमारे समाज जीवन की प्रकाष्ठा की हर क्षेत्र में वो कला, आर्किटेक्चर, गीत, संगीत, ज्ञान, वो सब खंडित हो गया। वो जो कालखंड था, खोल में बंद होने के कारण से अनेक रूढ़ियां और कुरीतियां आ गई, बुराइयां आ गई। वो आज हमको जो दिखाई देती है देश के कुछ हिस्सों में, वो और धीरे धीरे करके 1000 साल बहुत होते हैं, 25-30 जनरेशन, 35 जनरेशन, वो बीतते बीतते दैट बिकम पार्ट ऑफ आवर लाइफ। ऐसा हो गया कभी कभी हमको उनको भी जस्टिफिकेशन करते हैं। देश के बड़े हिस्से में घूंघट, पर्दा, छोटी उम्र में विवाह करना, समाज जीवन के अंदर महिला घर में, ये सब बातें उस कालखंड के अंदर। रात्रि के विवाह, जैसे तैसे समाज जीवन के अंदर अपने को बचाना, अपनी धर्म संस्कृति को बचाना और इस संघर्ष को करना। इसी प्रकार से हम उससे विजय करके बाहर निकले तो इस देश के अंदर दूसरा जो आक्रमण हुआ वो यूरोपियन इवेंजेलिकल फोर्सेस का। ये जो यूरोपियन चर्च के द्वारा जो इवेंजेलिकल फोर्सेस का जो आक्रमण हुआ, ये एक सर्वंकष आक्रमण था, ये अलग प्रकार का आक्रमण था। उस आक्रमण के अंदर पहले आक्रमण में हमारी संस्थाएं नष्ट हो गई। ये जो दूसरा आक्रमण था, इस आक्रमण ने समाज जीवन के एक बहुत बड़ी जो बची कुची सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक व्यवस्थाएं थी वो भी नष्ट कर दी। और केवल इतना नहीं, वो आक्रमण थोड़ा एक अलग प्रकार का आक्रमण था, जिस आक्रमण के अंदर हमारे देश के अंदर उसका परिणाम हुआ कि इस देश के अंदर एक बड़ा स्मृति लोप हो गया, लॉस ऑफ मेमोरी हो गया। स्वामी विवेकानंद जी से पूछा किसी ने, कहा कि इस देश की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? वो कहा करते थे आत्मविस्मृति, हम भूल गए हम कौन है। एक लॉस ऑफ मेमोरी। 1835 के अंदर
अंदर, इस देश के अंदर जो प्रारंभ हुआ अंग्रेजी शासन व्यवस्था का प्रभाव, जिसमें उन्होंने शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी किया। अभी जिसकी बात प्रोफेसर साहब कर रहे थे कि इस देश के अंदर दुनिया की 80% पांडुलिपियां हैं, करोड़ों पांडुलिपियां हैं, लेकिन पढ़ने वाला कोई नहीं है। हमारी सारी ज्ञान संपदा से हमारा एक डिस्कनेक्ट हो गया है। उसका कारण यह है कि शिक्षा और प्रशासन का माध्यम अंग्रेजी करते ही इस देश के अंदर संस्कृत, प्राकृत, पाली, इस देश की स्थानीय भाषाएं, लिपियां, उनके अंदर जो ज्ञान था वो सब बेकार हो गया। हम भूल गए। उसमें से जो कुछ अंग्रेजी में ट्रांसलेट हुआ वही पढ़ते हैं, ट्रांसलेट करने वाले भी वही थे, उन्होंने उसको अपने एजेंडे से ट्रांसलेट किया। इस देश के अंदर दुर्भाग्य से जो सब प्रारंभ हुआ 1858 के बाद, 1856 में इस देश में हायर एजुकेशन अंग्रेजी में शुरू हुआ, ये कॉलेज सिस्टम शुरू हुआ। धीरे धीरे करके इन शिक्षा में से पढ़े हुए लिखे लोग पत्रकार बने, इस व्यवस्था में से पढ़ के लोगों ने सामाजिक संस्थाएं बनाई, राजनीतिक दल बनाए। ये वास्तव में भारत के स्वतंत्रता के आंदोलन में यूरोपीय के खिलाफ जब हम बात करते हैं तो उसके 3 हिस्से हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि संघर्ष के भी 3 भाग हैं। एक 1757 से लेकर 1858 तक, जब अंग्रेजों के हाथ में पूरा कंट्रोल नहीं आया। 1858 से 1911 तक धीरे धीरे करके इस देश में सारी उन्होंने अपनी व्यवस्थाएं लागू कर दी। उस कालखंड में हमारा स्वाधीनता का संघर्ष थोड़ा अलग प्रकार से चल रहा था। 1911 से 1920 तक हमारा एक अंतर्गत संघर्ष भ्रम का कालखंड था, लेकिन संघर्ष चल रहा था। 1920 के बाद इस देश का और स्वाधीनता के संघर्ष में एक भ्रम की स्थिति खड़ी हो गई। वास्तव के अंदर जब स्वतंत्रता की बात हम लोग करते हैं, इस देश के अंदर 1911 से पहले स्वाधीनता का मतलब, स्वतंत्रता का मतलब केवल एक ही था, स्वत्रयी, स्वधर्म, स्वराज्य, स्वदेशी। ये स्व क्या, ये 3 बातों में प्रकट, ये स्वत्रयी के लिए हम लड़ रहे थे। ये जो स्वधर्म, स्वराज्य और स्वदेशी, इस कालखंड के अंदर हम जो लड़ाई लड़ रहे थे, उस कालखंड के अंदर हम सब लोग देखेंगे, हमको ध्यान में आएगा, उस कालखंड में अंग्रेज की हर व्यवस्था के खिलाफ हम लड़ने की कोशिश कर रहे थे। और इसीलिए उस कालखंड के अंदर हम अपने राष्ट्रीय विद्यालय बना रहे थे। उस कालखंड के अंदर इस देश में हर क्षेत्र के अंदर हम अपने ज्ञान की संपदा का और निर्माण कर रहे थे। लेकिन वो 1911 तक आते आते, उसके बाद ये यात्रा जो बंगाल के विभाजन को स्वीकार नहीं कर सकती थी, वो खिलाफत, हिंदू मुस्लिम एकता की मृगी का, किसी भी तरह आजादी, और आजादी पार्टीशन से भी मिलती हो तो उसको स्वीकार कर लो, वहां पहुंच गए। वास्तव के अंदर ये 1911 के बाद धीरे धीरे करके दुर्भाग्य से हमारे स्वाधीनता के आंदोलन के अंदर एक बहुत बड़ा एक शिफ्ट ये सारा आया। और वास्तव में जब हम इसकी बात करते हैं कि हमको स्व के आधार के ऊपर क्या करना है, तो आने वाले समय के अंदर हमको जो करना है, वो जो हमारे स्वाधीनता की जो वास्तविक प्रेरणा थी, उस वास्तविक प्रेरणा को हमको एक बार समझना पड़ेगा। वो कहां जाकर खड़ी हो गई? मैं केवल एक उदाहरण देकर फिर वास्तव में विमर्श क्या चाहिए जो आने वाले 25 साल में हमको करना है, उसकी भी चर्चा करूंगा। ये स्वत्रयी के आधार के ऊपर जो हमारा चल रहा था विमर्श, जिसके आधार पर स्वाधीनता की यात्रा हुई, मैं जब भ्रम की स्थिति कह रहा हूं तो भ्रम की स्थिति क्यों कह रहा हूं? भारत का संविधान बन रहा था, संविधान का प्रारूप बना, अनौपचारिक प्रारूप बना। उस प्रारूप को लेकर गांधी जी के पास कुछ लोग हैं, चर्चा करने के लिए गए। गांधी जी ने कहा उसके अंदर कि इसमें 2 बातें कहां हैं, एक पंचायत, दूसरा उन्होंने कहा गोरक्षा। लोगों ने कहा ये तो दोनों बातें नहीं है। उन्होंने कहा उन्होंने कहा कि जिसमें पंचायत और गोरक्षा ये नहीं है, वो भारत का संविधान ही नहीं हो सकता। बाकी सब बातें ठीक है, ये 2 बातें कहां? ये जो आज पंचायत और
73rd 74th अमेंडमेंट के बाद हमने 90 के दशक में किया, ये गांधी जी का आग्रह उस समय। लेकिन देश के नेतृत्व की गांव की ओर देखने की मानसिकता क्या थी? हम में से बहुत सारे लोग गांव की पृष्ठभूमि से है, वो गांव के बारे में उस समय नेहरू जी का क्या चिंतन था। गांधी जी नेहरू जी का पत्र व्यवहार हुआ है, उस पत्र व्यवहार के अंदर उन्होंने नेहरू जी ने कुछ बातें लिखी, बाद में कहा गांधी जी को आप इसको पब्लिश मत करिएगा। जब गांधी जी ने कहा कि मैं इसको पब्लिश करने जा रहा हूं, नेहरू जी ने उसके अंदर गांव के बारे में लिखते हैं, सुन के हमको हैरानगी होगी। उन्होंने कहा ए विलेज, उन्होंने शब्द प्रयोग किया, नॉर्मली स्पीकिंग इज इंटेलेक्चुअली एंड कल्चरली बैकवर्ड, नो प्रोग्रेस कैन बी मेड थ्रू बैकवर्ड एनवायरमेंट। अगर भारत की तरक्की करनी है तो पिछड़े वातावरण से कुछ तरक्की नहीं हो सकती। और उन्होंने कहा, गांधी जी ने से कहा कि आपने मेरे से हिंद स्वराज की बात की, मैंने बहुत समय पहले पढ़ा था और मुझे बहुत उसकी धुंधली सी याद है, लेकिन तभी पढ़ते समय मुझे लगा था इट सीम्स टू मी कंप्लीटली अनरियल। अब ये गांव के बारे में उस समय के कालखंड में हमारे नेतृत्व की धारणा थी, और इसीलिए देश की स्वाधीनता के बाद हमने जो व्यवस्थाएं खड़ी की, हमारे संविधान की मूल भावना बहुत अच्छी थी, लक्ष्य बहुत अच्छा था। उस संविधान के आधार के ऊपर इस देश के अंदर हम जो व्यवस्थाएं खड़ी करना चाहते हैं, उसके लिए हमने बहुत सारे प्रावधान किए, लेकिन दुर्भाग्य से ये जो तंत्र हमारे हाथ में आया, वो तंत्र और समाज दोनों का एक डिस्कनेक्ट हो गया। समाज का चित्त और शासन की व्यवस्था दोनों का मेल मिला। ये जो बहुत सारी बातें आज हमको कॉन्ट्राडिक्शन दिखाई देती है, जिसको लेकर हमको बहुत कुछ करने की बातें कभी कभी दिखाई देती हैं, कि समाज का चित्त जो है और शासन का जो समाज की जो व्यवस्था है और समाज का चित्त दोनों बिल्कुल अलग हो गए। समाज कैसे धर्म के आधार पर चलता है, स्व प्रेरणा के आधार पर चलता है। शासन कैसा है? मैं बहुत बार कहता हूं, हमारा समाज चलता है पाप पुण्य के अवधारणा। वो कोई झगड़ा हो जाए, कुछ हो जाए, कोर्ट में गीता पर हाथ रख के वो झूठ बोल देते, उसको कोई खास बात नहीं लगती, वो मानता है कि ये जगह ही ऐसी है। वही व्यक्ति आप पंचायत में कहो कि तुम सामने पंचायत के अंदर जो है उसका हाथ रख के बोले तो वो कहेगा नहीं नहीं मैं, वो कहता है पंच परमेश्वर, यहां नहीं बोलेगा। अब ये समाज का चित्त है। हमारा शासन कैसा चलता है? हर बात के ऊपर जुर्माना, दंड, भय, कानून। समाज ऐसा नहीं करता। समाज उसके मन में आता है तो वो करता है, उसका विमर्श बनता है तो वो करता है। हमारा समाज निकेतनता पर चलता है, सहकारिता पर चलता है। कोविड आया तो लोग अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करके दौड़े, किसी ने कहा नहीं। अच्छे अच्छे लोग अपने घर के अंदर भोजन बना बना के ले जा रहे थे। कानून नहीं करना पड़ा, व्यवस्था नहीं करनी पड़ी, दुनिया की बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं। मैं बहुत बार कहता हूं, कोविड का समय ऐसा था, भारत दुनिया का नेतृत्व कर रहा था, भारत का समाज भारत का नेतृत्व कर रहा था। ये हमारा समाज का मन ऐसा है, ये चित्त ऐसा है, जिसके अंदर वो उसके मन में आता है, वो आगे बढ़कर करता है। इसमें एक भाव है अपने अंदर, वो समाज का जो भाव है उसको हमको समझना पड़ेगा। ये समाज डिविनिटी पे चलता है, पॉजिटिविटी पे चलता है। हमारे समाज के अंदर संयम है। आज तंत्र ऐसा है जिस तंत्र के अंदर अविश्वास है, नकारात्मकता है। हम पहले ही मान के चलते हैं कि समाज में तंत्र में बैठे हुए लोग, उसके अंदर बहुत सारी बातें ऐसी है कि सामान्य समाज की ओर सिस्टम जो है एक अलग ढंग से देखता है। वास्तव के अंदर इस भारत के विमर्श को बदलना होगा। 25 साल के अंदर हमको 3 बातें बदलनी है। ये 3 बातें बदलेंगे तो स्वतंत्रता की ये हमारी यात्रा पूरी होगी। एक है, इस देश के अंदर इस देश का जो विमर्श है वो हमको स्व के आधार पर लेकर आए। ये जब स्व के आधार के ऊपर हम जब विमर्श कहते हैं, इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। वो विमर्श क्या है उसको हम समझेंगे तो ध्यान में आए। बैटल ऑफ नैरेटिव जिसको आजकल कभी कभी कहते हैं, बैटल नहीं, वी हैव टू बिल्ड आवर सोसाइटी ऑन नैरेटिव। हम बैटल में विश्वास नहीं करते, अपनों में झगड़े नहीं होते, अपनों में युद्ध नहीं होता।
या हमारा मंथन होता है, हमारे यहाँ चिंतन होता है। समाज में अलग अलग विचारों के लोग रहेंगे, वो दुश्मन नहीं है। समाज के अंदर विभिन्न मत के लोगों को आपस में चिंतन मंथन की विमर्श की प्रक्रिया को बढ़ाते हुए इस समाज के अंदर भारत के हजारों साल के चिंतन के आधार के ऊपर, अपने विमर्श के आधार के ऊपर समाज के अंदर हमको समाज और शासन की व्यवस्थाएं, तंत्र, ये सब खड़े करते हैं। अभी उसका समय आ गया है वो समझना, और इसलिए इस विमर्श का आधार क्या होगा, इस विमर्श के आधार को समझना है तो भारत के जो नेतृत्व करने वाले लोग थे, उन नेतृत्व करने वाले लोगों के मन में प्रेरणा क्या थी स्वाधीनता की, उसी में से हमको कल्पना आ जाएगी। भारत की स्वाधीनता के आंदोलन में स्वामी दयानंद सरस्वती बहुत बड़ा काम है। 1875 के अंदर आर्य समाज की स्थापना की, देश की आजादी के आंदोलन के अंदर उनकी एक बड़ी भूमिका है। उन्होंने कल्पना की कि भारत कैसा होगा, क्या प्रेरणा थी, तो 3 बातें उन्होंने कही। वेदों के आधार पर समाज जीवन की रचना, ये शब्द है, लेकिन वास्तव में क्या है, सबकी उन्नति में मेरी उन्नति, ये उसका मूल है। सबके हित में केवल अपनी उन्नति का विचार मत करो, सबकी उन्नति में मेरी उन्नति है। और उन्होंने कहा कि आजकल बड़ी व्यक्तिगत स्वातंत्र, फ्रीडम की बात चलती है, उन्होंने कहा सामाजिक सर्वहितकारी जो काम है, जो सबके भले का काम है, उसमें प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है। व्यक्तिगत हित के लिए मैं पूरा स्वतंत्र हूं। अपनी तरक्की के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जिसका संबंध सबके लिए है, उसके अंदर आपको पूरी लिबर्टी, अर्थात एक जिम्मेदारी के साथ इस देश के अंदर आजादी का वातावरण है। महर्षि अरविंद ने बहुत एक बड़ी बात कही, उन्होंने कहा स्पिरिचुअलिटी इज द इंडियन ओनली पॉलिटिक्स। भारत की एकमात्र राजनीति ये स्पिरिचुअलिटी है। उन्होंने कहा धर्म के लिए और धर्म के द्वारा ही भारत का अस्तित्व है। और उन्होंने कहा जब मैं ये कहता हूं भारतवर्ष ऊपर उठेगा, तो इसका अर्थ है सनातन धर्म ऊपर उठेगा। जब ये कहा जाता है कि भारत महान होगा, तो उसका अर्थ है कि सनातन धर्म बढ़ेगा और संसार पर छा जाएगा। धर्म की महिमा बढ़ाने का अर्थ है भारत की महिमा बढ़ाना, यह है भारत का मूल। वो भारत की एक ही राष्ट्रीयता है, वो क्या कहते हैं, सनातन धर्म। ये धर्म पूजा पद्धति नहीं है, ये आपको समझने की जरूरत है। सारा रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा गॉड हैज गिवन सेपरेट क्वेश्चन पेपर्स फॉर ईच कंट्री। दुनिया के हर देश के लिए एक अलग प्रश्न पत्र है। और उन्होंने उसके बाद कहा You can never pass God's test by copying the answer sheet of another country। दूसरे देश की नकल करके आप भगवान की परीक्षा में पास नहीं हो सकते। धीरे धीरे करके इस देश के अंदर उस समय के अपने महापुरुष क्या कह रहे थे, स्वामी विवेकानंद जी से प्रश्न किया। उन्होंने कहा दुनिया के अंदर हर राष्ट्र के अस्तित्व का एक लक्ष्य है। दुनिया में भगवान को जिसको जन्म दिया है उसको कुछ काम दिया, वो काम करेगा तो आगे बढ़ेगा। भारत की स्वतंत्रता का मतलब क्या है, वो ईश्वर प्रदत्त लक्ष्य क्या है, उसके लिए हमको भारत को तैयार करना है। वो क्या है, भारत का एक ही लक्ष्य है, तृणवंतो विश्वमानय, पूरी दुनिया को श्रेष्ठ बनाना, सबका कल्याण, सबके हित का विचार। ये जो भारत के विमर्श की बात जब हम करते हैं तो सारे के अंदर हमको ये समझने की जरूरत है। और इसलिए स्वाधीनता के आंदोलन के अंदर जब स्वराज्य के साथ स्वधर्म स्वदेशी इसकी बात हो रही थी, तो देश में गुरुकुल कांगड़ी बन रहे थे, डीएवी बन रहे थे, बंगाल नेशनल कॉलेज बन रहे थे। इस देश के अंदर खादी के चरखे चल रहे थे, इस देश के कुटीर उद्योगों के लिए बात हो रही थी। भारत के व्यापारी इंडियन मर्चेंट चैम्बर बना रहे थे। हम केवल स्वराज्य की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, हम केवल आजादी की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, केवल अंग्रेजों को भगाने की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे। अंग्रेज भी शिक्षा संस्थान खोल रहे थे, हम भी शिक्षा संस्थान खोल रहे थे। जगदीश चंद्र बसु को कहा कि पढ़ने के लिए विदेश में, उनने कहा नहीं मैं यहीं पढ़ूंगा। उनने कहा यार प्रयोगशाला नहीं है, उनने कहा मैं ऐसी प्रयोगशाला बनाऊंगा दुनिया के लोग यहाँ पढ़ने के लिए आएंगे। उन्होंने अपने सारी संपत्ति को बाद में बिल करके 50% भारत में मौलिक अनुसंधान और 50% पैसा भारत में विज्ञान की शिक्षा भारतीय भाषा में। वो कहा करते थे इस देश के अंदर वैज्ञानिक बनना है तो भारतीय भाषा में विज्ञान की शिक्षा शुरू होनी चाहिए। वो कहते थे वैज्ञानिक बनना है तो सपने देखना होगा, सपने देखने हैं तो कभी विदेशी भाषा में नहीं आना।
ये भारत के स्वाधीनता के आंदोलन की प्रेरणा थी। ये स्वाधीनता का आंदोलन जो है ये केवल राज्य के लिए नहीं था। मेघालय ने कहा कि 30 साल बाद आपको एक भी बंगाली भद्रलोक हिंदू नहीं मिलेगा, सब ईसाई हो जाएंगे। लॉर्ड नटिंगम ने पत्र में लिखा, उन्होंने कहा हमारी शिक्षा का बड़ा प्रभाव हो रहा है, लोगों के मोरल बदल रहे हैं, लोग पार्टियां कर रहे हैं, शराब पीना शुरू हो रहे हैं, धीरे धीरे करके भोग की ओर प्रवृत्त कर रहे हैं। वो भारत के अंदर जो सदा धर्म और भारत में हर समय व्रत और इन सब की बातें होती हैं, लोग इनसे परे जा रहे हैं। उसी क्षेत्र के अंदर 30 साल के अंदर एक अनपढ़ सन्यासी रामकृष्ण परमहंस ने एक ऐसी क्रांति बजाई कि उनके शिष्यों ने देखते देखते पूरे बंगाल के अंदर पूरे बंगाली भद्रलोक को ईसाइयत से दूर किया। एक भी बंगाली भद्रलोक ईसाइयत में नहीं गया। इतिहास में आपकी मजूमदार खड़े हो गए, राधाकृष्ण मुखर्जी शिक्षा के क्षेत्र के अंदर खड़े हो गए। उस कालखंड के अंदर अरविंद घोष जैसे लोग इस देश के स्वाधीनता आंदोलन के अग्रगणी बन गए। भारत के स्वाधीनता के आंदोलन को हमको समझने की जरूरत है। हम जब ये कहते हैं कि स्वतंत्रता, तो स्वतंत्रता का अर्थ है इस देश के अंदर वो जो 3 बातें थी, स्वराज्य, स्वधर्म, स्वदेशी, समाज जीवन के अंदर आने वाले 25 वर्षों के अंदर ये जो स्व है, इस स्व को समझना और समाज के प्रत्येक क्षेत्र में इतिहास को देखने की हमारी दृष्टि, शिक्षा को देखने की हमारी दृष्टि, जीवन को देखने की हमारी दृष्टि, कैरियर को देखने की हमारी दृष्टि, जिंदगी में हमको जो कुछ करना है उसके पीछे भारत की सोच क्या है, इसको समझने की जरूरत है। हम ये समाज का विमर्श जब लाकर खड़ा करेंगे तो इस देश के अंदर ये जो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन 75 वर्ष में शुरू हुआ है, ये सोशल ट्रांसफॉर्मेशन एक बहुत बड़ी सामाजिक क्रांति में बदल जाएगा। इस सामाजिक क्रांति की यात्रा के लिए इस स्व के विमर्श का, गौरव का भाव समाज के प्रत्येक व्यक्ति में आए, इसके लिए अध्ययन करके लोगों तक इसको पहुंचाना और उसका समाज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रगटीकरण कैसे होगा, इसके लिए इस स्व पे चलने वाला विद्यार्थी कैसा होगा, प्राध्यापक कैसा होगा, वैज्ञानिक कैसा होगा, इस स्व पे चलने वाला शासनकर्ता कैसा होगा, राज्यकर्ता कैसा होगा, इस स्व पे चलने वाला किसान, मजदूर, व्यापारी, उद्योगपति कैसा होगा, ये समाज जीवन के अंदर प्रत्येक व्यक्ति इसके बारे में सोचना शुरू करें। उसके लिए इस देश के अंदर हर क्षेत्र के विमर्श को लेकर आना। दूसरा, भारत के अंदर राज्य का जब भी विचार किया है तो राज्य का विचार करते समय भारत ने हमेशा समग्र विचार किया। दुनिया की एक भी व्यवस्था 100 साल नहीं चली है। हम जिनको बहुत पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट, सोशल साइंटिस्ट के नाम पर, चाहे वो अरिस्टोटल हो, चाहे प्लेटो हो, वहां से शुरू करके और ये कार्ल मार्क्स, लेनिन, माओ, फ्रायड, एडम स्मिथ, ये सब के आधार के ऊपर दुनिया के जितने मॉडल हैं, वो कम्युनिज्म के, सोशलिज्म के, दुनिया के जितने मॉडल हैं वो वेलफेयर स्टेट के, किसी भी देश के अंदर 100 साल सर्वाइव नहीं कर सकते। और उनके आधार के ऊपर जो जो देश जब जब उठा है, दुनिया को उसने केवल एक ही दिया है, कॉलोनी, उपनिवेश, लूट, हिंसा, युद्ध। दुनिया के किसी भी व्यवस्था में कोई भी राष्ट्र शक्तिशाली हुआ, उसने विश्व कल्याण की बात नहीं की। भारत की हजारों वर्षों की हमारी एक राज्य की व्यवस्था रही है। उस राज्य की व्यवस्था को समझने की जरूरत है, उसको युग अनुकूल बनाने की जरूरत है। तंत्र कुछ भी हो सकता है। लोकतंत्र दुनिया में सबसे पहले हमारे देश में विभिन्न समय में समाज जीवन में अलग अलग प्रकार के तंत्र चलते थे, लेकिन हमारे यहाँ तंत्र के साथ साथ इस समाज जीवन के अंदर हर समय 4 बातों का विचार था। एक, राजा कोई भी किसी व्यवस्था में से आए, वो योग्य होना चाहिए, दक्ष होना चाहिए, समाज के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। वो हमारे देश के अंदर रघु के समय से लेकर समाज में शिवाजी के कालखंड तक जब जब हमारे देश में कोई भी शासनकर्ता आया, उस शासनकर्ता का एक ही विमर्श था, उसकी योग्यता, उसको योग्य बनाने की व्यवस्था, वो समाज जीवन में दक्ष होना चाहिए और समाज जीवन के अंदर उसको जवाबदेह बनना चाहिए, उसका जीवन आचरण प्रेरणा देने वाला होना चाहिए। हमारे
गया केवल राजा का विचार नहीं हुआ, पूरा तंत्र ऐसा होना चाहिए। आप चाणक्य को पढ़िए, आप शुक्र नीति को पढ़िए, आप सबको पढ़िए। हमारे यहाँ हमेशा कहा गया केवल राजा नहीं, पूरा तंत्र ऐसा बनना चाहिए। लेकिन सबसे अधिक हमारे यहाँ महत्व है उनका समाज कैसा बनना चाहिए। हमारे यहाँ 10 तरह के राज्य बताए गए, 5 दैवीय, 5 आसुरी, लेकिन प्रत्येक में ये कहा गया राजा कैसा होगा उसके आधार पे नहीं, समाज कैसा होगा तो राज्य ऐसा होगा, समाज ऐसा होगा तो राज्य ऐसा होगा। हमारे यहाँ समाज आध्यात्मिकता पर चलने वाला, धर्म पर चलने वाला समाज जीवन जो है ये आदर्श बनेगा तो राज्य की व्यवस्था ठीक होगी। और ऐसा समाज बनाने का काम केवल राजा का नहीं है, उसके लिए समाज में ऐसे लोग चाहिए जो राजा की कृपा पे नहीं चलेंगे, जो केवल अपने लिए नहीं जिएंगे, जो समाज में अपने आचरण से, अपने व्यवहार से समाज का नेतृत्व करेंगे। उसके लिए हमारे एक शब्द प्रयोग हुआ दैवीय संपदा। हमें शायद बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो समाज में इस ओपिनियन मेकर की भूमिका निभाना चाहते हैं। ये समाज बदलना है तो ये शासन से नहीं, ओपिनियन मेकर्स के द्वारा होता है। ये जनमत निर्माण का काम उनको करना होता है जिनको तंत्र में नहीं जाना होता, जिनको वहां जाके बैठना नहीं होता, जिनको अपने लिए कुछ राजा की अनुकंपा नहीं चाहिए, वो जिंदगी भर काम करते हुए पदों के पीछे नहीं बैठते, उनको उपाधियां नहीं चाहिए। वो अपने आचरण से, व्यवहार से समाज जीवन के अंदर प्रेरणा देते हैं। भारत में बहुत बड़ी ऋषि, मुनि, ब्रह्मचारी, सन्यासी, ये व्यवस्था भी बहुत बड़ी, हमने गुरुकुलों की संस्थाओं की व्यवस्था खड़ी की थी जिसके द्वारा सारे समाज का विमर्श चलता। इस्लाम और ईसाइयत के कालखंड में भी वो व्यवस्था टूट नहीं सकी, इसलिए अपना समाज जिंदा। मैंने कहा ना रामकृष्ण परमहंस वो दैवीय संपदा थे, महर्षि दयानंद वो दैवीय संपदा थे, सदगुरु राम सिंह जी का ये दैवीय संपदा था। ये हमारा समाज जो बनाने का काम है, ऐसी समाज के नेतृत्व ने किया। इस समाज को अगर हम बदलना चाहते हैं तो समाज में बहुत बड़ी संख्या में ऐसे श्रेष्ठ आचरण और व्यवहार समाज राष्ट्र हित के जीने वाले लोग हमको खड़े करने पड़ेंगे जो पूरे समाज का वातावरण बदलेंगे। वास्तव के अंदर आने वाले 25 वर्षों के अंदर हमको क्या करना है, ऐसी दैवीय संपदा, एक बहुत बड़ी ओपिनियन मेकर्स की संख्या इस देश के प्रत्येक क्षेत्र में हमको खड़ी करनी है, जो सत्ता को नहीं देखेंगे, जिनको शिखर में नहीं जाना, जिनको अपनी भूमिका समाज निर्माण के लिए करनी है। समाज जीवन के अंदर ऐसे लोगों के आधार के ऊपर समाज बनता है। इस देश के अंदर आने वाले समय के अंदर इस भारत के 25 वर्षों की स्वतंत्रता की यात्रा को पूरा करना है तो इस देश का विमर्श बदलना होगा। इस देश के अंदर ऐसा परिवर्तन लाने की इच्छा रखने वाले लाखों लोग समाज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हमको खड़े करने पड़ेंगे और उसके आधार के ऊपर एक ऐसा समाज बनाना पड़ेगा जो समाज किसी भी प्रकार की बुराई को स्वीकार नहीं करेगा। अब इस समाज में एक वातावरण बनना चाहिए, धीरे धीरे नहीं, अब हम पूरा समाज बदलेंगे। अस्पृश्यता ये नहीं रहेगी अपने देश के किसी भी कोने के अंदर भेदभाव के एक भी चिन्ह को हम स्वीकार नहीं करेंगे। 25 साल बाद का भारत ऐसा होगा जिसके अंदर चाहे लैंगिक आधार पर हो, चाहे सामाजिक आधार पर हो, चाहे आर्थिक आधार पर हो, विषमता का कोई भी चिन्ह बाकी नहीं रहेगा। वो हमारे इतिहास में विषय हो जाएंगे और धीरे धीरे इतिहास में भी कभी ऐसा था ये समाज भूल जाएगा। अब एक वाइब्रेंट सोसाइटी बनाना है, ये जो वाइब्रेंट सोसाइटी बनाना है इसके लिए समाज के अंदर परिवर्तन के लिए एक बड़ी इच्छा शक्ति ये हमको खड़ी करनी है। हमको सब रूढ़ी और कुरीतियां जो है इनको काटना है और किसी भी राष्ट्र का निर्माण उसका समाज करता है। वो समाज में 3 बातें चाहिए होती है, वो सद्गुणी चाहिए, वो परिश्रमी चाहिए, वो मूल्य आधारित। ये जो भारत है, इस भारत की जो मानव संपदा है, जो हम कभी कभी कहते हैं कि दुनिया के अंदर सबसे बड़ा हमारा डिविडेंड है हमारी जनसंख्या, हमारी युवा शक्ति, ये युवा शक्ति को सद्गुणी बनाना, उसके अंदर गुणों को लेकर आना, परिश्रमी बनाना, हाथ का काम करना, मेहनत करना, छोटे से छोटा काम करने के लिए तैयार रहना, दूसरे पे निर्भर नहीं रहना। अपने समाज के अंदर वैल्यू, मूल्य, ये हमारा पहचान बननी चाहिए, हमारी आइडेंटिटी बननी चाहिए।
स्व पर आधारित समाज की व्यवस्था है। इन व्यवस्थाओं को बनाने के लिए लाखों लाखों लोग तत्पर होकर अपनी भूमिका ये निभाने के लिए तैयार हों और समाज जीवन के अंदर अपनी सारी रूढ़ी कुरीतियों को हम मिटाकर जब हम फेंक देंगे तो वास्तव में हम जैसा भारत चाहते हैं वो भारत बनेगा। स्वतंत्रता अर्थात स्व के आधार के ऊपर समाज, तंत्र और समाज जीवन की व्यवस्था। समाज जीवन का प्रत्येक सिस्टम वो एफिशिएंट होगा, समाज जीवन की व्यवस्थाएं वो स्व के अनुरूप होंगी, हमारी सोसाइटी ये वाइब्रेंट होगी। ये आने वाले 25 वर्षों के अंदर हमको खड़ा करना है, तो उसके अंदर एक बहुत बड़ी भूमिका इस देश के यहाँ उपस्थित युवाओं में से निभानी है। वास्तव में इस विमर्श का वास्तविक उद्देश्य क्या है? इस विमर्श का वास्तविक उद्देश्य है, जिसको मैंने दैवीय संपदा कहा, समाज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में परिवर्तन लेकर आना है। तो प्रत्येक क्षेत्र में परिवर्तन की इच्छा रखने के लिए, उस परिवर्तन के वाहक बनने के लिए एक बहुत बड़ी संख्या चाहिए। एक समय इस देश में स्वाधीनता प्राप्त सबकी इच्छा थी, लेकिन स्वाधीनता प्राप्ति हो इसके लिए जो संघर्ष करने का भाव था, समाज जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, चाहे वो क्रांतिकारी आंदोलन के माध्यम से, चाहे समाज जीवन के अंदर कला, संस्कृति, इतिहास, शिक्षा, समाज सुधार, उन माध्यमों से, समाज के प्रत्येक माध्यम से इस देश के अंदर एक बड़ी संख्या में लोग बढ़े जिन्होंने ICS की परीक्षा पास की, नौकरी ठुकरा दी। उन्होंने कहा नहीं, मेरा ये क्षेत्र नहीं है, मेरा कार्य क्षेत्र अलग है। देश आजाद नहीं हो जाता तब तक मैं अपने बारे में विचार नहीं करता। एक बहुत बड़ी संख्या उस आजादी के आंदोलन के अंदर व्यक्तिगत कैरियर को दांव पे लगाकर अपने देश की प्रतिष्ठा, देश के सम्मान के लिए जी रहे थे। वो भावना, उस भावना को बना के रखना, और आज वो भावना इस देश को स्व के आधार के ऊपर अपना समाज, अपना तंत्र, अपना समाज की व्यवस्थाएं ये हम खड़ी करेंगे, ऐसा एक विचार मन में रखकर काम करने वाले एक बहुत बड़ी संख्या के अंदर वाहक ऐसे युवा कार्यकर्ता चाहिए जो अपने जीवन के अंदर पढ़ेंगे तो देश के लिए कैरियर बनाएंगे, तो देश के लिए सद्गुणी बनेंगे, तो देश के लिए मैं जहां रहूंगा केंद्र में मैं नहीं रहूंगा, काम के केंद्र में मैं आऊंगा, लेकिन मेरे जीवन की प्रेरणा होगी इस देश में स्व के आधार के ऊपर चलने वाला समाज और तंत्र। ऐसा अपने जीवन के अंदर इस सपने को लेकर काम करने वाले अगर अपनी संख्या में, अच्छी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ से निकले और समाज के प्रत्येक क्षेत्र में, जैसे वो चर्चा कर रहे थे, अकादमिक, कला, खेल, समाज जीवन के अंदर सेवा, प्रत्येक क्षेत्र के अंदर आगे बढ़कर हम अपनी भूमिका निभा सकते हैं। इस 25 वर्षों में समाज परिवर्तन की यात्रा का मैं वाहक बनूंगा, ऐसा मन में संकल्प लेकर काम करने वाले कार्यकर्ता खड़े होते हैं तो अपना ये विमर्श सफल होगा, और ये अवश्य सफल हो इस दृष्टि से भगवान से प्रार्थना करते हुए, और आप सब अपनी अपनी भूमिका निश्चित करें, इतना अनुरोध करते हुए अपने वक्तव्य को पूर्ण करें।